देखिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, देखिए ये क्या होता है, ये एक ना मैनेजरियल अकाउंटिंग टूल है। मतलब मैनेजमेंट इस टूल की हेल्प से क्या करती है, बहुत सारे डिसीजंस लेती है, ठीक है। इसीलिए इनका अकाउंटिंग टूल है, मैनेजरियल अकाउंटिंग टूल है। और बेसिकली इसमें हम क्या समझते हैं, इसमें हम रिलेशन समझते हैं। किसके बीच के रिलेशन को, कॉस्ट सभी तरह की, मतलब चाहे वो भी फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, तो कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट, इन तीन के बीच के रिलेशन को ही जहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। मतलब हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, कॉस्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या, सेल्स वॉल्यूम, जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो आप सेल करने के लिए बना रहे हैं, यूनिट्स बना रहे हैं, तो कॉस्ट को, सेल्स वॉल्यूम को और प्रॉफिट को। क्लियर है। तो इन तीन के बीच में जब हम इस रिलेशंस को एनालिसिस करते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसी को हम कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। क्लियर है। ये बेसिकली एक फाइनेंशियल टूल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारे डेटाज आपको इन क्रक्स निकल के आएंगे, जिससे मैनेजमेंट फोरकास्ट करती है, प्रेडिक्ट करती है कि किस तरीके से कॉस्ट में चेंज करेंगे या सेल्स वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो उसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे जो ये एनालिसिस हम कर रहे हैं ना, सीवीपी एनालिसिस, वहाँ पे हम करते क्या है, हम प्रॉफिट को पकड़ते हैं और कॉस्ट एंड वॉल्यूम को देखते हैं। तो कॉस्ट एंड वॉल्यूम का इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे क्या पड़ रहा है, मतलब अगर मैंने कोई कॉस्ट में चेंज किया या तो उसका वॉल्यूम और प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कॉस्ट एंड वॉल्यूम में चेंज किया तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो बेसिकली यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट पे इफेक्ट को समझना, ठीक है, किसका, कि टोटल कॉस्ट जो आपको प्रोडक्शन में लग रही है वो, और टोटल आपने कितना प्रोडक्शन किया, इन दोनों के इफेक्ट को, इन दोनों में अगर हमने कोई चेंजेस किए तो इस चेंज का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ रहा है, इस चीज को हम एनालिसिस करते हैं। इज इट क्लियर। सीवीपी एनालिसिस। आप इस, तो जो भी टूल्स है ना, मतलब बेसिकली जो भी अभी इसमें बहुत सारे टूल्स, जैसे कंट्रीब्यूशन हो गया, आप पीवी रेशियो निकालते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं, ये ब्रेक इवन एनालिसिस आप करते हैं, ये सब के तरीके से ना आप ये चीज एनालिसिस कर पाते हैं कि कॉस्ट एंड वॉल्यूम का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कैसा है। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड में हम सीवीपी एनालिसिस को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं, है ना। ऐसा क्यों कहते हैं, इस बात को समझिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम देख रहे हैं कॉस्ट का, वॉल्यूम का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, हमने कॉस्ट में या वॉल्यूम में कोई चेंजेस किए तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ा। जब आप ये इम्पैक्ट देख रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, एक सिनेरियो ऐसा आएगा जहाँ पे आप देखेंगे कि कॉस्ट एंड वॉल्यूम का इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे निल पड़ रहा है। मतलब इट मीन्स वॉट कि ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। मतलब आपने जितना भी कॉस्ट लगाया था और जितना भी आपने प्रोडक्शन किया उससे उतना ही प्रॉफिट आया जितने से आपकी कॉस्ट रिकवर हो सके। राइट, आपकी प्रॉफिट उतनी ही है कि आपकी कॉस्ट को पूरी तरीके से मीट आउट कर सके। मतलब हमने इतने ही यूनिट का प्रोडक्शन किया है, तो एक ऐसा सिनेरियो आएगा तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी सीवीपी से कर सकते हैं। इसीलिए कई जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक ICMAI हो गई, ICSI हो गई, ICAI हो गई, ये जब अपनी स्टडीज़ करा रही होती हैं या अपने इंस्टीट्यूट्स की जो बुक्स ऑफर करती हैं उसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी हुई है कि CVP को हम समटाइम्स ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहेंगे। और उसके पीछे लॉजिक यही है क्योंकि हम दोनों के रिलेशन को समझ रहे हैं और प्रॉफिट को समझ रहे हैं। ठीक है, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे देख रहे हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात, एक सिनेरियो ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिनेरियो होगा, तो उस सिचुएशन को जब हमने एनालिसिस किया तो हम कहेंगे कि हमने ब्रेक इवन को एनालिसिस किया। ठीक है, तो सीवीपी एनालिसिस इज व्हाट, ब्रेक इवन एनालिसिस। और जब उससे आगे बढ़ने लगा तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आने लगा, प्रॉफिट आने लगा, इस तरीके से हम बात को कहेंगे। ठीक है, तो सीवीपी एनालिसिस की हेल्प से मैनेजर क्या कर पाता है, मैनेजर ये देख पाता है कि किस लेवल ऑफ सेल्स में, मतलब कितना प्रोडक्शन हम कर दें कि उस पे हमारी कंपनी को ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। मतलब हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर देना प्रोडक्शन का कि इतना अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और उस पर इतनी कॉस्ट आएगी तो मेरा जो सेल होगा वो इतना तो हो जाएगा कि मेरा सारा खर्चा मेट आउट हो जाएगा। जब हम उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाएंगे। फिर हम इम्पैक्ट देखेंगे कि भाई इससे ज़्यादा मेरा सेल्स वॉल्यूम जब भी जाएगा तो वो हमको प्रॉफिट दे के जाएगा। इज इट क्लियर। और इस पॉइंट से जब भी नीचे जाएगा तो वो मुझे लॉस दे के जाएगा। तो सीवीपी एनालिसिस बेसिकली पूरे इम्पैक्ट को समझाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जो है सीवीपी की CIMA की जो ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी होती है कि वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पे उन्होंने दी है। और उन्होंने वहाँ पे क्या बोला हुआ है, उन्होंने कहा है कि द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ
चेंजेस इन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स प्राइस, क्वांटिटी एंड मिक्स, राइट। ये कह रहा है कि सीवीपी एनालिसिस एक स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा ना उस पे इम्पैक्ट, उसके इफेक्ट को समझना है। किस चीज का इफेक्ट? उस पे जो कॉस्ट का इफेक्ट पड़ रहा है, सेल्स प्राइस का इफेक्ट पड़ रहा है, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की उसका इफेक्ट पड़ रहा है, या सभी के मिक्स का। सो बेसिकली प्रॉफिट पे पड़ने वाले इफेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे कॉस्ट एंड वॉल्यूम है ना, कितना हमने प्रोडक्शन किया है, किस सेल्स प्राइस प्रोडक्शन किया है, कि मतलब किस सेल्स प्राइस हमने सेल किया है, इन सब के इफेक्ट की स्टडी करना ही कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहलाती है, ऐसा CIMA ने कहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की कि सीवीपी एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली इसके एनालिसिस से हम क्यों करते हैं ना, क्या ऑब्जेक्टिव के साथ हम इससे करते हैं। तो सीवीपी एनालिसिस की वजह से हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन कर पाते हैं। तो सीवीपी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ब्रेक इवन पॉइंट का पता चल जाता है, मतलब वो पॉइंट जहां पे आपकी टोटल रेवेन्यू आपके टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जा रही है। टोटल कॉस्ट कही जा रही है मतलब फिक्स प्लस वेरिएबल सबको मिला लो तो टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाते हैं। आपको वो पॉइंट इस एनालिसिस से समझ आएगा क्योंकि आप यही तो एनालिसिस कर रहे हैं कि कॉस्ट क्या था, वॉल्यूम क्या था, प्रॉफिट क्या हुआ। जब तीनों का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो पॉइंट तो अपने आप डिटरमाइन हो जाएगा कि जहां पे ना प्रॉफिट हुई है ना लॉस हुई है। इज इट क्लियर? इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्टिव होता है सीवीपी का वो क्या होता है कि हम ये एनालाइज करें कि कैसे कॉस्ट में अगर कोई चेंज आता है या वॉल्यूम पे कोई चेंज आता है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एनालिसिस भी सीवी करती है, इसको एनालाइज करती है कि कैसे हो रहा है ये, कि कितना मतलब चेंजेस आ रहा है, किस लेवल का चेंजेस आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये हमें एनालिसिस इससे समझ में आ जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है ये एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है जिससे हम प्राइसिंग और कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। सीवीपी एनालिसिस जब हम करते हैं हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कॉस्ट का और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इतना है तभी तो हम उसको इस प्राइस पे सेल कर रहे हैं मार्केट में और हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, और जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना के दे रही है। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें प्राइसिंग किस तरह से सेट करनी चाहिए। अगर कॉस्ट हमारी ज़्यादा लग रही है तो कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, तो सीवीपी एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा ये इवैल्यूएट करता है इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशनल चेंजेस। ऑपरेशनल चेंजेस का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं उसको ऑटोमेशन करना अच्छा रहेगा, आउटसोर्सिंग करना अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर प्रोडक्शन को अगर हम मैन्युफैक्चर करें तब मेरा प्रॉफिट क्या दिखा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करने पे कॉस्ट कितनी लगी, कितना मैन्युफैक्चर होकर तैयार हुआ, वॉल्यूम क्या रही और फिर प्रॉफिट कितना आया। या अगर हम इसे आउटसोर्स कर लेते तो मेरी कॉस्ट क्या पड़ती है, कितना वॉल्यूम आता है और फिर क्या प्रॉफिट पड़ता है। सो बेसिकली इसकी वजह से हम मेक और बाय जो डिसीजन होता है ना वो भी बहुत इजीली ले पाते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल चेंजेस के इम्पैक्ट को भी अच्छे से, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से काम हो जाता है। और ये कैश रिक्वायरमेंट एंड डिजायर्ड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट विद द हेल्प ऑफ कैश ब्रेक इवन चार्ट्स ये भी डिटरमाइन करने में हेल्प होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम कैश का ब्रेक इवन चार्ट तैयार करते हैं कि मतलब ये इतना रहा तो ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ, तो वो हमें बता देता है कि अगर आपको इतना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चाहिए तो आपके पास कितनी कैश होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कैश का हम ब्रेक इवन चार्ट तैयार करेंगे उसकी हेल्प से हमको ये चीज़ डिटरमाइन हो जाती है कि मुझे कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है। तो सीवीपी एनालिसिस बेसिकली हर तरीके से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एजम्पशन की कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते टाइम हम क्या एज्यूम कर लेते कि ये तो रहेगा, ऐसा रहेगा। तो पहली बात तो कि कॉस्ट को आपको उसके नेचर, उसके बिहेवियर के बेसिस पे कैटेगराइज कर देना है। मतलब क्या हो गया, बिहेवियर के बेसिस पे कि भाई वो फिक्स नेचर का है कि वेरिएबल नेचर का है कि सेमी वेरिएबल है, आप उसके बिहेवियर को पहचानिए, पहले कॉस्ट को तो बाइफरकेट करिए। तो सीबीपी एनालिसिस कहता है कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करिए। ठीक है, उसके अलावा ये क्या कहता है कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है ना वो हर एक्टिविटी, मतलब आपका जो भी एक्टिविटी आप करिए, जितना भी आप चेंजेस करिए, पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो रिमेन कांस्टेंट रहने वाली है। आप जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। और लिमिटेशन की अगर बात करें ना तो सीवीपी का एक लिमिटेशन है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि फिक्स कॉस्ट हर केस में कांस्टेंट होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो जाती है। नेक्स्ट इनकी क्या आती है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डू नॉट चेंज ओवर द रेलिवेंट चेंजेस। तो जो रेलिवेंट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, चेंज इन रेलिवेंट रेंज, तो जितना मतलब एक होता है ना कि इतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन है, इतना है, तो ऐसे सिनेरियो में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट चेंज नहीं होगी, ठीक है। वैसे भी आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का नेचर अगर आपको पता हो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, वेरी करती है, ठीक है। तो नेचर और टोटल में दोनों फिक्स वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है और फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है टोटल में, तो ये चीज़ का होता है, ठीक है। इसके अलावा एजम्पशन क्या है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो जो इनकी इन्वेंट्रीज है वो चेंज नहीं होगी, मतलब जितना वो यूनिट प्रोड्यूस करेंगे पूरी यूनिट सोल्ड हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए प्रोडक्शन और प्रोडक्शन की कॉस्ट की बात की जा रही है, क्योंकि एक नॉर्मल सिनेरियो में हमको पता है कि हम जितना प्रोडक्शन करते पूरा का पूरा सेल नहीं होता है, क्लोजिंग स्टॉक बच के आता ही है, पर सीवीपी एनालिसिस ये मानता है कि आपने जितना यूनिट प्रोड्यूस किया है उतना यूनिट सेल कर दिया, तभी ये क्या करता है, कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ सेल एक ही मान ले रहा है कि कितना प्रोडक्शन किया और कितना वॉल्यूम सेल हुआ, तो उसको सेम मानता है। तो कॉस्ट क्या लगी, वॉल्यूम क्या रहा, और फिर इसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट, तो इनका एजम्पशन ये है, और आपको पता है कि ये एजम्पशन किस हद तक सही है। तो लिमिटेशन अगर कभी लिखने को आए तो आप ये पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनका एजम्पशन क्या है कि टोटल रिवेन्यू जो होती है वो उसका जो बिहेवियर होता है वो लीनियर स्ट्रेट लाइन है, वो फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज विल नॉट चेंज एज अ सेल्स वॉल्यूम वेरीज विद इन अ रिलेवेंट रेंज, मतलब सेल्स वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, आपकी सेल्स प्राइस जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपकी जो रिवेन्यू है वो स्ट्रेट लाइन होगी, इतने प्रोडक्शन अगर जैसे पर यूनिट इतना है तो वो वैसे ही चलता रहेगा, आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो सेलिंग प्राइस है वो कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। आप हमेशा उतनी ही प्राइस पे मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे, ये भी एक इनका एजम्पशन है। इसके अलावा इन्होंने कहा वॉल्यूम इज ओनली कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम है वो स्पेसिफाइड होगा, देखिए कॉस्ट ड्राइवर मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करती गई हूँ, अगर आप पहले देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे। कॉस्ट ड्राइवर मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो ड्राइवर क्या होता है, ड्राइव करता है ना, कि मतलब कि कैसे कार को इधर जाना है उधर जाना है, बस को इधर जाना है उधर जाना, ड्राइवर ही उसको मूव करता है, ठीक है, पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। इसी तरह कॉस्ट ड्राइवर का क्या मतलब, वो कॉस्ट का कंट्रोल जिसके हाथ में हो, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी कम लगेगी कैसे रहेगी, जिस बात पे ये बात इफेक्ट करती हो कि कॉस्ट का नेचर कितना जाएगा, कॉस्ट कितनी जाएगी, वो कॉस्ट ड्राइवर कहलाते हैं। जैसे अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वॉल्यूम कितना आपने प्रोड्यूस किया ये कॉस्ट ड्राइवर हो जाता है, ठीक है, कितनी मतलब जो क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की, ठीक है। इसके अलावा लेबर क्या लगे, मटेरियल कैसे किस रेट पे आया, ये सब कॉस्ट ड्राइवर बनते हैं, है ना, क्योंकि इनकी वजह से आपकी कॉस्ट चेंज हो सकती है, कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे होती है, उसके ड्राइवर है, ठीक है। ये इन पे अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो कॉस्ट ड्राइवर कहलाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, सिर्फ आप वॉल्यूम को ही कॉस्ट ड्राइवर मानिए, ठीक है। वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वही कॉस्ट ड्राइवर, अगर उसको बढ़ाएंगे या उसको घटाएंगे तो ही कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा। लेबर चार्जेस की वजह से कोई कॉस्ट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, अदर एक्सपेंसेस की वजह से कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे इम्पैक्ट क्वांटिटी की वजह से आएगा। ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस की तो ज्यादा चार्जेस, कम क्वांटिटी प्रोड्यूस की तो कम चार्जेस, और भी एक्सटर्नल कई चीजें होती है जिनकी वजह से आपकी कॉस्ट इंपैक्ट में आती है, ठीक है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ वॉल्यूम में आपका कॉस्ट ड्राइवर कहलाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने कहा मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सेल्स मिक्स रिमेन कांस्टेंट ओवर द रेलेवेंट रेंज। इन्होंने कहा कि अगर आप कई प्रोडक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है तो आपका जो सेल्स मिक्स है, मतलब इस प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट को, वो कांस्टेंट ही रहने वाला, उसका वेरिएशन की नहीं, प्रोडक्ट ए को हम 50 प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट बी को हम 20 करेंगे, प्रोडक्ट सी को हम 30 करेंगे। मान लीजिए अगर आपने एक बार ये डिसाइड किया तो यही सेल्स मिक्स चलता रहेगा, आप के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को आगे पीछे नहीं कर सकते कि नहीं अब ये वाला कम वो वाला ज्यादा वो वाला ऐसे ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको सेल्स मिक्स जो है रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ये सारे क्या आता है सीवीपी के एजम्पशंस हो गए, ठीक है। तो अगर लिमिटेशन कभी लिखने को आता है तो आप इन्हीं एजम्पशन से लिमिटेशन फ्रेम कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहते किसको है और ये क्या चीज है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एजम्पशन क्या है, ठीक है। और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए। इसके थ्रू बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो मैनेजमेंट लेती है कि उसको कितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट मिक्स कैसे रखने हैं, सेल्स कैसे रखनी है ना, किस प्राइस पे सेलिंग करनी है। इसके अलावा आपका मेक और बाय डिसीजन लेना होता है। इस तरह से तमाम चीज़ें जो होती हैं, प्रॉफिट कितनी है, डिजायर्ड वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए डिजायर्ड प्रॉफिट को कमाने के लिए, ये सब बातें आपको इसी से पता चल जाती हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट की मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक टेक्निक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग।
तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक है ना, बेसिकली वो मार्जिनल कॉस्ट से कंसर्न्ड होती है। इट मीन्स कि जब आप कॉस्टिंग या अकाउंटिंग आप मार्जिनल कॉस्ट को कंसीडर करते हुए करते हैं तो उसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। इट मीन्स हमें ये जानना ज़रूरी है कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, ठीक है, तभी तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग कर पाएंगे, मतलब तभी तो हम उसकी काउंटिंग कर पाएंगे मार्जिनल कॉस्ट की। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिन, देखिए नाम से क्या क्लियर है, मार्जिन, मार्जिनल कॉस्ट मतलब मार्जिन। आप कभी भी कहीं पे जा रहे हो तो कहते हैं ना कि कुछ मार्जिन लेके चला करो, कोई खर्चे कर रहे हो तो कहते हैं मार्जिन रखो, मतलब क्या, कुछ एडिशनल रखो। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या हो गया? एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप अगर अपने प्रोडक्शन में एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं या एक एक्स्ट्रा सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से आप पे एडिशनल क्या कॉस्ट का बर्डन आता है या एडिशनल कितनी कॉस्ट आती है, इस चीज का कैलकुलेशन ही, इस चीज को जो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। सो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट जो आपको उठानी पड़ती है, जो इनकर्ड होती है जब आप एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं या एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, राइट। मतलब आपके टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस आए, कितने का चेंज आया अगर आपने अपने आउटपुट में एक यूनिट को बढ़ा दिया तो, ठीक है। मार्जिन, मार्जिन मतलब एडिशनल, तो एक एडिशनल बढ़ाने से आपके टोटल कॉस्ट में क्या इंपैक्ट आया, टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आया, वो चेंज ही आपका क्या कहलाता है? मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। तो इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। एक डेफिनेशन है CIMA के थ्रू, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन की। उन्होंने क्या कहा कि मार्जिनल कॉस्ट इज द अमाउंट at any given volume of output by which aggregate costs are changed, ठीक है, if the volume of output is increased or decreased by 1 यूनिट। मतलब उन्होंने कहा कि एग्रीगेट कॉस्ट जो आपकी है वो बदलने वाली है, जैसे जितना भी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है और उस वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के बाद जो भी आपकी कॉस्ट बनती है, ठीक है, एग्रीगेट कॉस्ट जो भी बनती है, तो आपके इस एग्रीगेट कॉस्ट में जो भी चेंज आने वाला है, किसकी वजह से? जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट था, अगर हम उसमें एक यूनिट से कुछ इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो आपके एग्रीगेट कॉस्ट में जो चेंजेस आते हैं वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। अगर इस डेफिनेशन को एनालिसिस करें, CIMA की डेफिनेशन, तो उनके हिसाब से क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट लगती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने वाला है, तो जो कॉस्ट है उसमें कितने का इंक्रीज या डिक्रीज होता है ड्यू टू व्हाट, कि आपने अपने प्रोडक्शन में एक सिंगल यूनिट को अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, तो सिंगल यूनिट के बढ़ाने, प्रोडक्शन में घटाने से, आउटपुट में एक सिंगल यूनिट को बढ़ा लेने या घटा लेने से आपके टोटल कॉस्ट में क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, वही आपकी क्या कहलाती है? मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बिजनेस है, वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है? 5 लाख की पड़ती है। तो गिवन आउटपुट जो है वो कितना है? था 100 यूनिट्स का, और उस आउटपुट के लिए जो एग्रीगेट कॉस्ट है वो कितनी है? 5 लाख की है। अब अगर आपने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है, मतलब 100 की जगह 100 यूनिट हमने एडिशनली प्रोड्यूस किया, तो हमारी कॉस्ट जो बढ़ के आ रही है कितनी आ गई? 5,05,000। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या कहते हैं कि भाई एक एक्स्ट्रा यूनिट आने की वजह से आपकी कॉस्ट में क्या चेंज आया, दैट चेंज इज अ मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई? एक यूनिट आने से आपका 5,000 रुपीज की कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है। तो एडिशनल कॉस्ट में जो चेंजेस आए वो कितने की आई? ₹5,000 की। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया? ₹5,000 होगा। तो कैसे निकाला आपने कि पहले के यूनिट में कितना था और आपके जब एडिशनल यूनिट लाई गई तब कॉस्ट में कितना आया, उसके बीच के डिफरेंस को ही आपने क्या कहा? मार्जिनल कॉस्ट कहा, ठीक है। तो हम इसे समझ सकते हैं ऐसे कि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्यों होता है? मार्जिनल कॉस्ट को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही क्यों कह रहे हैं? इसीलिए आपने पढ़ा होगा, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को कहते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग। मतलब बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट में हम सिर्फ वेरिएबल नेचर के खर्चों को ही कंसीडर करते हैं, उन्हीं की रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके अलावा के खर्चों को कंसीडर नहीं करते हैं। पहले सारे खर्चों को फिक्स वेरिएबल में बांटेंगे, फिर वेरिएबल नेचर के खर्चों को उठा के रख लेते हैं, तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब सिर्फ वेरिएबल खर्चे। तो क्यों ऐसा? क्योंकि कहा क्या गया कि मार्जिन मतलब एडिशनल यूनिट, तो बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट की वजह से जो चेंजेस आती हैं ना प्रोडक्शन में, वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आती हैं। मतलब आपको जो फिक्स खर्चा है, मतलब इस फैक्ट्री का रेंट देना है 1 लाख रुपया, वो तो 1 लाख रुपया जाएगा ही। आप 2 यूनिट प्रोड्यूस करो, 5 यूनिट प्रोड्यूस करो, 10 यूनिट प्रोड्यूस करो, इज अप टू यू, पर 1 लाख रुपया फैक्ट्री का रेंट है, वो जाएगा। आप कुछ भी मत प्रोड्यूस करो, फिर भी आपको फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा। इज इट क्लियर?
पर अगर आपका मटेरियल की बात करें तो अगर आप 5 प्रोडक्ट बनाओगे तो मटेरियल 5 के हिसाब से लगेगा, अगर आप 6 बनाओगे तो आपको एक एडिशनल के मटेरियल और लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये मटेरियल कैसा है, ये वेरिएबल नेचर का हो गया है ना। ज़्यादा यूनिट बनाओगे तो ज़्यादा लगेगा, कम बनाएंगे तो कम लगेगा। उस यूनिट को बनाने के लिए आपको लेबर को एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा कि भाई ये भी आपको बनाना है, तो एडिशनल लेबर भी लग रहा है। इसका मतलब ये कैसे नेचर के हैं, वेरिएबल नेचर के खर्चे हैं। तो एक यूनिट के बढ़ाने से वेरिएबल नेचर के खर्चे तो वेरी कर रहे हैं, बाकी तो आपका जो फिक्स कॉस्ट थी वो तो एज इट इज है, वो तो आपकी उतनी ही रहेगी। इसीलिए बोला गया कि मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्योंकि प्रोडक्शन की वजह से जो कॉस्ट भागती है, अगर हम एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी अगर उसकी वजह से कॉस्ट हमारी भागी तो वो कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल खर्चे की वजह से भागती है, फिक्स कॉस्ट की वजह से नहीं भागती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहना है किसी भी केस में। ठीक है, अब इस बात को हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, ये जो वेरिएबल की वजह से भागती है, फिक्स की वजह से नहीं, वो बात समझ लीजिएगा कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है। ठीक है, एक फैक्ट्री 500 रेडियो साल में प्रोड्यूस करती है, और 500 रेडियो को प्रोड्यूस करने के लिए जो उनका वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आता है वो 50 रुपये पर रेडियो आता है। एक रेडियो के पीछे 50 रुपये का वेरिएबल खर्चा है। ठीक है, और वह फिक्स खर्चा है, फिक्स एक्सपेंस की बात करें तो 10,000 रुपये पर एनम है, साल में 10,000 रुपये फिक्स एक्सपेंस उनके हैं। तो 500 रुपये के रिगार्डिंग उनकी कॉस्ट कैसे दिख रही होगी आप ये समझिएगा। तो दिखेगी कैसे, वेरिएबल कॉस्ट कितने का दिखेगा, 500 यूनिट के लिए 50 रुपया एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट था, तो 25,000 के वेरिएबल खर्चे दिख रहे होंगे। और फिर आपका फिक्स कॉस्ट कितने का दिख रहा होगा, 10,000 का, जैसा उसमें दिया है कि साल में फिक्स कॉस्ट कितने की है, 10,000 की, फिक्स है, उतना खर्चा लगना ही लगना है। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितने की दिख रही है, 35,000 की। अब मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं। अब मान लीजिए अपने प्रोडक्शन में एक एडिशनल रेडियो को और प्रोड्यूस किया, मतलब 500 की जगह 501 रेडियो आपने साल में प्रोडक्शन शुरू कर दी, तब आपकी कॉस्ट कैसे दिखेगी। अब आप समझिएगा, एक एडिशनल यूनिट की वजह से आपका 501 यूनिट का 50 रुपये हो जाएगा। भाई एक यूनिट के पीछे 50 रुपया खर्चा हो रहा था वेरिएबल, तो अब 501 यूनिट बनने वाली है, तो 50 रुपया 501 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, 25,050 आ जाएगा। फिक्स खर्चा तो उतना ही है ना, चाहे 50 बनाओ, चाहे 500 बनाओ, चाहे 400 बनाओ, है ना। तो फिक्स एक्सपेंसेस एज इट इज 10,000 रहेंगे। तो आंसर कितना आ गया, 35,050। अब आप सोचिए कि एक एडिशनल यूनिट की वजह से, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि एडिशनल यूनिट की वजह से आपके टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आती है। तो एडिशनल यूनिट मतलब एक और रेडियो प्रोड्यूस करने की वजह से मेरे टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आया, पहले 35,000 का खर्चा लगता था, अब 35,050 का खर्चा लग रहा है, मतलब कितने का, 50 रुपए का एडिशनल खर्चा लगा। तो हमारी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या कहलाएगी, 50 रुपए कहलाएगी। इज इट क्लियर। इसीलिए बोला गया कि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है बेसिकली टोटल वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। इज इट क्लियर। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया। अब ना इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। अभी ये जो चीज़ आपने देखी इसी को फॉर्मूले में देखते हैं हम। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जितने भी वेरिएबल नेचर के खर्चे हैं वो सारे। अब वेरिएबल नेचर के खर्चे का क्या क्या मतलब हो गया कि आपका डायरेक्ट मटेरियल ये भी वेरिएबल नेचर का होता है, डायरेक्ट लेबर वो भी वेरिएबल नेचर का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी वेरिएबल नेचर के होते हैं, और जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं। जब भी बात हम ओवरहेड की करें या एग्जाम में कभी भी ओवरहेड आए तो हमने जहाँ पे पहले पढ़ रखा है ना कॉस्ट का सारा, वहाँ पे हमने ओवरहेड के बारे में आपको बताया था कि भाई जहाँ पे कॉस्ट के टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट वगैरह पढ़े वहाँ पे हमने बताया आपको कि ओवरहेड का मतलब होता है सारे इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन्हीं को टोटल क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। और ओवरहेड तीन ही तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक फैक्ट्री ओवरहेड, एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और एक हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये तीन मेन ओवरहेड होते हैं। क्लियर है। तो अब फैक्ट्री या वर्क वाला क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या होते हैं और सेलिंग से रिलेटेड वो भी आपको पता है। तो एग्जाम में अगर ओवरहेड को ही पर्टिकुलरली शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वेरिएबल ओवरहेड का क्या मतलब हुआ कि वो इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे जो वेरिएबल हो, मतलब जो ज्यादा प्रोडक्ट लगेंगे तो ज्यादा लगने वाले हैं, कम प्रोडक्ट लगेंगे तो कम लगने वाले हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स कहते हैं। तो सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे प्लस आपके वेरिएबल ओवरहेड, तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो इन शॉर्ट इसको ये भी तो कह सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू व्हाट, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, पर अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा यूनिट में निकालना हो तो कैसे होता है कि चेंजेस इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंजेस इन क्वांटिटी। अभी जैसे यहाँ पे एक का था तो हमने सीधे सीधा निकाल लिया कि 5,05,000 हो गया और एक यूनिट की वजह से 5,000 डिवाइड बाई 1 होता तो आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल के आता। अगर ये आपने मान लीजिए कि 10,000 की जगह अब आपने 10,450 प्रोडक्ट बना दिए तो 10,000 के लिए 1 लाख का खर्चा लग रहा था और अब लग रहा है 1,04,500 का खर्चा। तो कैसे निकलेगा, 400 आपका 4,500
जो चेंजेस इन कॉस्ट आया डिवाइडेड बाय जितना आपका चेंज इन क्वांटिटी, मतलब 450 यूनिट एक्स्ट्रा लगी, तब आपको 1 यूनिट की कॉस्ट निकल के आ जाती। क्लियर है? तो 1 यूनिट निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट में कितना चेंज है, पहले कितना था और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के बाद कितना आया, टोटल जो चेंजेस आया वो अमाउंट डिवाइडेड बाय हमने कितनी एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया, डिवाइड बाय वो, तो 1 यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। वही 1 यूनिट की कॉस्ट क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज योर वेरिएबल ओवरहेड। इज इट क्लियर? सो आई थिंक मार्जिनल कॉस्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की, राइट? सो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए, कंट्रीब्यूशन एक्चुअली कंट्रीब्यूट करना है ना, हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो कहते हैं सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब अपना सहयोग दे दीजिए, अपनी साइड से प्रोवाइड कर दीजिए। सो बेसिकली ये क्या हो गया कि ये एक पोर्शन हो गया जो आपसे जा रहा होता है, आप कॉन्ट्री कर रहे होते हैं, आप अपनी तरफ से दे रहे होते हैं, ठीक है? तो इसी तरह कंट्रीब्यूशन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में बात करें या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिनल कॉस्टिंग में या जहाँ पे भी जो डिनोट करता है वो ये कहता है कि सेल्स का वो पार्ट, वो पोर्शन जो हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर करता है और प्रॉफिट जनरेट करता है, उसी को कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सो अमाउंट रिप्रेजेंट द portion of sales revenue that contributes towards fixed cost and ultimately generating profit, that will be a contribution, right? इन कॉमन सेंस हम ये कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन का मतलब प्रॉफिट हो गया, पर एक्चुअली नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हम इसको समझें तो कंट्रीब्यूशन का मतलब आपका बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है, बल्कि कंट्रीब्यूशन वो सेल्स का पोर्शन हो गया, वो करता हुआ योगदान वाला पोर्शन हो गया जो फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेता है। और अगर फिक्स कॉस्ट को कवर करने के बाद कुछ बचता है तो उसको कहता है कि वो हमारा प्रॉफिट है। तो कितना कंट्रीब्यूट किया, राइट? सो कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन को क्या होता है कि जितना भी सेल प्राइस है उसमें से जब हम वेरिएबल नेचर के खर्चों को हटा देते हैं तो जो हमारा बचता है वही हमारा कंट्रीब्यूशन कहलाता है। बेसिकली ये वो मनी होती है सेल्स की, सेल्स में से वो रिमेनिंग मनी होती है जो एक बार सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के बाद बचती है, राइट? तो मतलब अगर मैंने 100 रुपये कमाया है सेल से, तो 100 रुपये में से वो खर्चे कौन से हैं जो वेरिएबल नेचर के खर्चे हैं, तो पहले वेरिएबल नेचर के खर्चों को हटा दो, फिर जो बचता है वो मेरा कंट्रीब्यूशन कहलाता है। इसीलिए क्या कहा गया कि सेल्स का वो रिमेनिंग पोर्शन जो सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस को पे करने के बाद बचता है, वो जो बचत होती है वो हमारा क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन कहलाता है। इज इट क्लियर? सो बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें क्या बताता है? कंट्रीब्यूशन हमें बताता है कि जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को हटा देते हैं तो जो मनी हमारे पास बचती है, वो मनी जो लेफ्ट ओवर मनी है हमारी, वो मनी हम क्या करते हैं, वो मनी हमारी यूज होती है फिक्स्ड नेचर के खर्चों को देने के लिए। और अगर उस फिक्स नेचर को खर्चों को देने के बाद भी कुछ बच जाता है तब वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT प्रॉफिट कहलाता है। इज इट क्लियर? सो इट मीन्स व्हाट कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का वो पोर्शन होता है जिसमें से हम वेरिएबल नेचर के खर्चों को खत्म कर देते हैं, और अगर उसके बाद कुछ बचता है तो वो जो बचत होती है वही हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, और वो हमें ये शो करता है कि इससे हम अपने फिक्स नेचर के खर्चों को खत्म करेंगे। ये फिक्स नेचर के खर्चों के लिए बचत है हमारी, और अगर उस फिक्स नेचर के खर्चों को देने के बाद भी कुछ बच गया इसमें से तो वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर है? पर अगर मान लीजिए कि आपने सेल्स में से वेरिएबल नेचर के खर्चों को खत्म कर दिया और जो बचा, मतलब बचत आपकी कंट्रीब्यूशन वो है, पर जब आपने फिक्स खर्चों को पे किया तो वो पूरा का पूरा पे ऑफ कर दिया, या मैं ये कहूँ कि वो पे नहीं कर पाया, जितनी बचत थी वो फिक्स खर्चों को पूरी पे नहीं कर पा रही है, राइट? तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगी आपकी लॉस। इज इट क्लियर? तो जब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं, फिक्स खर्चों को खत्म करने की बात करते हैं, पर अगर फिक्स खर्चे पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाते हैं तो हमारा लॉस कहलाता है, राइट? और अगर फिक्स खर्चों को पे करने के बाद भी हमारे कंट्रीब्यूशन में से कुछ बच जाता है तो वो हमारी इनकम कहलाती है, ठीक है? और अगर ऐसा हुआ कि सेल में से वेरिएबल खर्चों को खत्म करने के बाद जो कंट्रीब्यूशन हमारी आई, जो हमारी बचत आई है, वो उतनी ही आई है जितना हमारा फिक्स खर्चा है,
तो क्या होगा, तो इट मीन्स कि ना ही आपको प्रॉफिट हुआ ना ही आपको लॉस हुआ। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों बराबर हो गए। आपके सेल्स में से सारे वेरिएबल खर्चों को खत्म करने के बाद उतनी ही बचत बची जितना आपके फिक्स नेचर के खर्चे थे। तो यही वो पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब बीईपी पे जहाँ पे प्रॉफिट जीरो होता है, लॉस जीरो होता है, ना ही प्रॉफिट होती है ना ही लॉस होती है, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। इज इट क्लियर? और कंट्रीब्यूशन का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस मार्जिन। क्लियर है? तो ग्रॉस मार्जिन का क्या मतलब हो गया कि ये वो मार्जिन है जहाँ पे हमने क्या करना है, हमें मतलब कि एक्स्ट्रा रखना है, मतलब एक्स्ट्रा दिख रहा है कि फिक्स खर्चों को भी इसमें से पे करेंगे और कुछ बचेगा तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक, अब हम इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, मतलब कुछ क्या कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कैसे होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक पूरा एक थोड़ा सा चार्ट है, वो याद रखेंगे ना, जिंदगी भर के लिए सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है इन सबसे रिलेटेड। तो सेल्स में से हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को खर्च कर देते हैं, लेस कर देते हैं, जो बचता है वो हमारी बचत कहलाती है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिर हमें क्या करना होता है, हमें अपने फिक्स नेचर के खर्चों को खत्म करना पड़ता है और फिर जो हमारी बचती है वो हमारी प्रॉफिट कहलाती है। बस ये इतना सा चार्ट आप याद रखिए, सारा फॉर्मूला फ्रेम हो गया। ठीक है, हमें सेल्स में से सबसे पहला चीज जो हटानी होती है वो जब हमने प्रोडक्ट को सेल किया और जो पैसा आया उस पैसे में से सबसे पहले हमको क्या करना होगा, उन खर्चों को खत्म करना जो वेरिएबल नेचर के हैं। बट ऑब्वियसली बात है, रॉ मटेरियल से जो रॉ मटेरियल हमने जिस प्रोड्यूसर से लिया पहले उसको पेमेंट करिए, आप लेबर से आपने जिसने काम करवाया पहले उस लेबर को पेमेंट करिए। तो जितने वेरिएबल नेचर खर्चे हैं सबसे पहले आपको, क्योंकि वो आपके सामने खड़े हैं मांग रहे हैं पैसे, तो सेल्स में सबसे पहले वेरिएबल नेचर खर्चों खत्म करिए, तो जो बचता है वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। अब इससे फैक्ट्री का रेंट दीजिए, है ना, जो मतलब जो भी फिक्स नेचर के खर्चे आप उसको पे करिए। ठीक, अब जो बच इसके बाद भी अगर कुछ बचा तो वही आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब आपने सारे खर्चे दे दिए, चाहे वो वेरिएबल थे चाहे वो फिक्स थे, तो अब ये आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब इसको ना हम फॉर्मूले में अगर देखें तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये जो कंट्रीब्यूशन टर्म है ना, इसी को हम टोटल कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो टोटल सेल्स रेवेन्यू टोटल कितनी हुई, 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, उसमें से आपके वेरिएबल खर्चे कितने हैं, 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख, टोटल सब टोटल की बात हो रही है। टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितने थे, तो जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। क्लियर? देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। इसको दूसरे तरीके से भी तो कह सकते हैं, अगर फिक्स कॉस्ट में अब आप देख रहे हैं फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दीजिए तभी तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आ जाएगा, है या नहीं? तो फॉर्मूला दूसरा भी क्या बन गया कि टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना, ये भी आपका हो गया। अच्छा, अगर मुझे प्रॉफिट पता करना हो तो क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। यही फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो शायद आप भूल भी जाएंगे कि टोटल कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, फिक्स कॉस्ट से फिर कैसे निकालते, प्रॉफिट को लेस करते हैं कि ऐड करते हैं, है ना। तो आप बस ये चार्ट याद रखिए कि सेल्स में सबसे पहले वेरिएबल खर्चों को हटाइए, फिर कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट को हटाएंगे, फिर प्रॉफिट। आप अपने आप ये सारे फॉर्मूले ड्राफ्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं ना, को अगर और समराइज करें तो ऐसे कह सकते हैं ना कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, और वो बराबर है किसके, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट की। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए तो जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो आएगा। बात तो सही है ना। कंट्रीब्यूशन आप ये देखिए, प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों को ऐड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाएंगे, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाएंगे। तो यही एक इक्वेशन बनी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, मतलब बराबर है किसके, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। ये तो हमें चार्ट से समझ में आ रहा है। ये इसे कहते हैं ना मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन। क्लियर है? मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन जो होती है वो यही है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब भी कंट्रीब्यूशन हुआ, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तब भी हम कंट्रीब्यूशन पहुंचेंगे, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो आप ये बस चार्ट याद रखिए, ये सारे फॉर्मूले अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूला है ही नहीं है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की। ठीक, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या हुआ, तो बेसिकली ये एक मैट्रिक है जो हमें बताती है कि एक प्रोडक्ट को अगर हम सोल्ड करते हैं तो क्या प्रॉफिट हमें दिखेगी जब हम उसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से उस वेरिएबल के एक प्रोडक्ट बनाने का जो खर्चा है वो हटा देंगे। तो कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको वो रिवेन्यू जनरेट करके बताती है जो आपको एक प्रोडक्ट बता रही है, मतलब एक प्रोडक्ट से जो रिवेन्यू जनरेट हो रही होगी वो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता देती है। कैसे बता देती है? वो कहती है कि एक यूनिट को आपने कितने में सेल किया है, उसमें से एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना था, तो जो आया वो एक यूनिट की बचत है, पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट की बचत है।
है, तो वो प्रोडक्ट फिर कितना फिक्स कॉस्ट को कवर कर रही है और कितना आपका प्रॉफिट जनरेट कर रही है, राइट? तो मतलब इट इंडिकेट्स हाउ मच ईच यूनिट सोल्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द कवरिंग फिक्स कॉस्ट एंड जनरेटिंग प्रॉफिट। तो एक यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको हेल्प करता है ये बताने में कि पर्टिकुलरली जो एक यूनिट आपने सोल्ड की है ना, वो कितना कॉन्ट्री कर रही है फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट को जनरेट करने में। क्लियर है? तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही रहेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा आपका? सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। बेसिकली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो जो होता है एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स होती है, या हम ये कह लें कि स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल टूल होता है जिसकी हेल्प से हम दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन स्टैबल करते हैं। और वो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है कंट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा होता है सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में जब हम रिलेशन समझते हैं कि इनके बीच में क्या चीज़ें हैं, कितनी है, कौन सी, उस प्रोपोर्शन को समझते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? पीवी रेशियो, प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि जो वॉल्यूम होता है ना वो सेल्स को डिनोट करता है और जो प्रॉफिट है वो कंट्रीब्यूशन को डिनोट करता है ना? तो आप ये सोचेंगे कि प्रॉफिट और सेल्स का रिलेशन होना चाहिए, ना कि कंट्रीब्यूशन और सेल्स का, क्योंकि नाम तो यही है कि प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो, तो प्रॉफिट और सेल्स का रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए जब हम बात मैनेजरियल अकाउंटिंग की करते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने की बात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, सो वहाँ पे होता क्या है कि जो खर्चे फिक्स्ड नेचर के होते हैं ना, वो हम ये मानते हैं कि भाई वो तो होगा ही होगा। हम उन खर्चों पे, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है, आपको कॉस्ट में कंट्रोल करना है, कॉस्ट की कटिंग करनी है, कॉस्ट को समझना है, तो उसके लिए वो खर्चे इंपॉर्टेंट होते हैं जो सीधा सीधा कॉस्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट आपकी बढ़ रही है या घट रही होती है, और वो खर्चे होते हैं वेरिएबल नेचर के खर्चे, राइट? तो मैनेजमेंट में जब डिसीजन लेना होता है तो वेरिएबल नेचर के खर्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू दी जाती है कंपेयर टू फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस। इसीलिए क्या कहा गया कि अगर आपके सेल्स में से जो वेरिएबल का खर्चा कंप्लीट कर लिया और उसके बाद जो बचा ना, वो आपकी बचत कहलाती है, वही आपका प्रॉफिट मान लेते हैं। अब इतना अगर बचत है तो फिक्स होना ही था, ये माना जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बात यहाँ प्रॉफिट की जो की जा रही है वो बेसिकली प्रॉफिट नहीं है, वो बचत है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़, ये सेल्स का कितना पोर्शन ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, अब इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम अपने फिक्स खर्चों को खत्म करेंगे। मतलब ये मेजर था, हमने वेरिएबल खत्म कर दिया, अब जो बचा ये मेरी बचत है, अब इसमें से खाली मैं फिक्स हटाना, और फिक्स तो हमेशा सेम ही रहने वाला है। आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, फिक्स तो फिक्स ही है। तो आपको ये तो पता है कि बचत से आपको आइडिया लग जाता है कि भाई हम प्रॉफिट कमाने वाले हैं कि लॉस कमाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स तो उतना ही रहने वाला है। तो अगर बचत ज़्यादा हुई, कॉन्ट्रीब्यूशन या ये रेशियो आपका ज़्यादा होता है, तो हम ये मानते हैं कि भाई हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाने वाले हैं, क्योंकि फिक्स नेचर का तो कोई भी प्रोडक्शन आप करेंगे, कितना भी प्रोडक्शन करेंगे, वो एक्सपेंस उतना लगना ही लगना था। तो अगर आपकी बचत ज़्यादा हुई तो मतलब कि फिक्स को हटा दीजिए तो प्रॉफिट ज़्यादा ही दिखेगा। अगर आपकी बचत कम हुई है तो फिक्स तो उतना पोर्शन लेके जाता ही अपना, तो उसको हटाने के बाद आपका प्रॉफिट भी कम दिखेगा। तो इसीलिए इन्होंने प्रॉफिट की जगह को किसको रखा? बचत को रखा, मतलब कंट्रीब्यूशन को रखा। इज इट क्लियर? सो इसीलिए ये जो पीवी रेशियो है, कहने को प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रखा है, पर मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, जिन चीज़ों की वजह से मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प होती है वो मेन होता है कंट्रीब्यूशन। इसीलिए उन्होंने कहा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बेसिकली कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का रिलेशन है। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है? प्रॉफिट वॉल्यूम मतलब कंट्रीब्यूशन और सेल्स, ना कि प्रॉफिट और सेल्स। इज इट क्लियर? और प्रॉफिट क्या होता है? जब भी फिक्स खर्चों को भी निकाल दो तब प्योर प्रॉफिट निकलता है। तो इसीलिए वो प्रॉफिट आपको लेके नहीं चलना है, आपको प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या रखना है? कंट्रीब्यूशन। ठीक है? तो जो पीवी रेशियो होता है वो हम एक्सप्रेस करते हैं या तो परसेंटेज के टर्म में, या उसे डेसिमल फॉर्म में, या प्रोपोर्शनेट फॉर्म में बताता है कि भाई सेल्स का इतना प्रोपोर्शन कंट्रीब्यूशन है, राइट? या डेसिमल बताएगा कि इतना 1 रुपए में इतना पैसा आपका है, या परसेंटेज में बताता है कि 100 में इतना आपका कंट्रीब्यूशन है। इज इट क्लियर? सो ये हमें क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हम किस तरीके से, किस रेट से अपने प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आपकी प्रॉफिट को अर्न करने का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर हमने वेरिएबल खर्चे दे दिए, खत्म कर दिए, तो ये मेरा है, ये मेरा है, अब इसमें से फिक्स तो जाना ही जाना था, उतना पैसा हटा के फिर मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो मेन तो बचत मेरी ये है, ये हमने ज़्यादा बचा लिया तो बहुत सही है, ठीक है? तो फाइनेंशियल हेल्थ जो होती है कंपनी की, वो कैसे हम डिनोट करते हैं? बेटर पीवी रेशियो से। अगर आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अच्छा है तो हम ये मानेंगे कि फाइनेंशियल हेल्थ आपकी
अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये बताता है प्रॉफिट वॉल्यूम मतलब सेल्स पे कंट्रीब्यूशन। सेल्स अगर आपने 100 की तो बचत इतने की रही, बचत ज़्यादा है तो इसका मतलब भाई आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी की हेल्थ अच्छी है, क्योंकि फिक्स तो उतना ही होना था। ठीक है, इसलिए दिमाग में हमेशा बैठाए रखिए। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अभी लास्ट वीडियो में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई थी। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सेल्स में से वेरिएबल नेचर के खर्चों को हटा दीजिए, जो बचता वही कंट्रीब्यूशन होता है। और वो जब कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स खर्चों को हटाते तभी हमारा प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन होने का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल नेचर के खर्चे खत्म, अब सिर्फ इसमें से फिक्स नेचर का खर्चा दिया जाएगा और जो बचेगा वो प्रॉफिट ही होगा। इज इट क्लियर? तो इसीलिए ये हमारा अगर पीवी रेशियो ज़्यादा अच्छा आता है तो हम मानते हैं हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, मतलब हमारा जो भी कंपनीज का प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्ट हो रहा है वो अच्छी जा रही हो, साउंड है। इसका मतलब ये समझिएगा कि अगर पीवी रेशियो हाइयर है तो प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है। इज इट क्लियर? बट ऑब्वियसली बात है, आपने इस बार कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख का किया, ठीक है, कंट्रीब्यूशन 5 लाख का है, तो 5 लाख में से आपका जो फिक्स कॉस्ट है मान लीजिए 1 लाख है, तो वो तो हमेशा 1 ही लाख रहेगा, तो 5 में से 1 लाख गया, 4 लाख आपका प्रॉफिट है। वहीं पे अगर इस बार आपने 6 लाख का कंट्रीब्यूशन कमाया तो 1 लाख का अगेन फिक्स कॉस्ट गया और प्रॉफिट कितने का आया, 5 लाख का आया। तो अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, पीवी रेशियो ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा। ठीक है, लोअर पीवी रेशियो डिनोट करता है कि भाई प्रॉफिट आपका कम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि फिक्स तो अपना पोर्शन लेके जाएगा ही जाएगा, राइट। तो इसको इस बात से समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपकी सेल्स 100 रुपये है और पीवी रेशियो बोला गया कि 60% है, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि 100 में से 60 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। पीवी रेशियो 60% होने का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 60 है, 100 का 60। इज इट क्लियर? तो इसीलिए इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी कहा जाता है। पर जनरली एग्जाम में और हर जगह जो आप टर्म पढ़ेंगे वो पीवी रेशियो ही पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। पीवी रेशियो हर जगह यही पूछा जाता है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो खाली क्योंकि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स होने वाला है इसलिए हम कहते हैं, पर जनरली इसको पीवी रेशियो ही कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो पीवी रेशियो आपको बताता है कि सेल्स में से कितना प्रोपोर्शन कंट्रीब्यूशन का है। 100 की अगर सेल है और पीवी रेशियो अगर आपने 60 बता दिया या 40 बता दिया, मान लीजिए 50 बताया, तो इसका मतलब सेल्स का 50 कितना है, आपका कंट्रीब्यूशन है। रिमेनिंग आपका क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, वो भी हम आपको भी समझाते हैं। सो ये कैसे मैंने बोला, देखिए पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है एक दूसरे का, क्योंकि अगर 100 में मैंने बोला कंट्रीब्यूशन 60 है तो फिर 40 क्या है, 40 क्या चीज़ था, 40 वही चीज था जो आपने सेल्स में से लेस करके कंट्रीब्यूशन निकाला होगा, दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, अगर कहा गया कि पीवी रेशियो 40% है, इसका मतलब ही निकला कि वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 60 रहा होगा। तभी तो सेल्स में से मैंने 60 हटा दिया, वेरिएबल को बचा कितना, 40 हमारा कंट्रीब्यूशन, तो पीवी रेशियो कितना हो गया 40 कि 100 की सेल में से 40 आपका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, राइट। तो ये चीज हो जाती है। इसी तरह अगर मैंने कह दिया कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% है तो पीवी रेशियो कितना होगा, समझ जाइएगा, रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, पीवी रेशियो होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 70% है तो पीवी रेशियो कितना होगा, 30%। तो हम ये कह सकते हैं कि पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू सेल्स रेशियो होती है आपकी। इज इट क्लियर कि 100 की सेल्स है तो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपका 70 का हो गया, मान लीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन 70 का है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितने का रहा होगा, 30 का रहा होगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट आपका 30 का है तो मतलब कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, 70 का रहा होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस पीवी रेशियो इज इक्वल टू योर सेल्स रेशियो। ठीक है, इसी रिलेशन को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, राइट। तो जो हमारी सेल्स होती है बेसिकली इसमें दो ही चीज आते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, दूसरा कंट्रीब्यूशन। इसी कंट्रीब्यूशन में हमारा फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, तो मेनली दो ही आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। सो अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो हम पीवी रेशियो पता कर सकते हैं, और अगर हमें पीवी रेशियो दिया तो हम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्मूला, और इसी पे हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला देखते हैं कि पीवी रेशियो निकालते कैसे हैं, क्लियर है। सो पीवी रेशियो का फॉर्मूला अगर बात करें तो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, प्रॉफिट और वॉल्यूम, प्रॉफिट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, प्रॉफिट क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन, वॉल्यूम हो गया आपका सेल्स, तो और परसेंटेज में आता है आंसर इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसे भी इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स,
है ना? अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई आपको 100 करना होगा। या फिर पीवी रेशियो और कैसे निकल सकता है, बस आप कंट्रीब्यूशन का जितना फॉर्मूला जानते हो बस वही पीवी रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकालने का एक और तरीका क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आप सीधा कर सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। ये भी आपका पीवी रेशियो हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। डिपेंडिंग कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पीवी रेशियो का एक और निकालने का फॉर्मूला हो गया, वो फॉर्मूला भी क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन निकालने के जो भी फॉर्मूले होंगे वही पीवी रेशियो के फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स, सेल्स पे आपका कितना है ये मल्टीप्लाई बाई 100। इज इट क्लियर? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। इज इट क्लियर? कंट्रीब्यूशन वाला वीडियो अगर आप देखे रहेंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले तुरंत समझ में आ जाएंगे कि क्या है। क्लियर है? तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन का आपको फॉर्मूला अलग अलग जो रहता है वो फॉर्मूला है, और डिवाइड बाई सेल्स तो कहना कि सेल्स में कितना प्रोपोर्शन कंट्रीब्यूशन का है, यही तो पूरा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? एग्जांपल लेते हैं, XYZ लिमिटेड है जो 4 तरीके के प्रोडक्ट को सेल करती है, A, B, C एंड D, ठीक है? सेल्स मिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है उसकी ऐसे गिवन है, ठीक है? क्या क्या दिया गया है, वह प्रोडक्ट A, B, C, D हो गया, हर महीने की उनकी सेल्स दी गई, प्रोडक्ट A की 2 लाख है, B की 1.5 लाख है, C की 1 लाख है, D की 2.5 लाख है, और वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया है कि प्रोडक्ट A की सेल्स अगर 2 लाख है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 50%। आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट अगर दी है तो हम आपका पीवी रेशियो आराम से निकल सकते हैं। अगर इन शॉर्ट एमसीक्यू हो तो आप तुरंत बता सकते हैं कि 2 लाख की अगर वेरिएबल कॉस्ट 50% है तो प्रोडक्ट ए की पीवी रेशियो कितनी होगी, 50% होगी। इसी तरह प्रोडक्ट बी की पीवी रेशियो कितनी होगी, 50% होगी। सी की प्रोडक्ट कितनी होगी, 25% होगी, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट 75% है तो पीवी रेशियो कितनी होगी, 25%। इज इट क्लियर? इसी तरह डी की अगर 40% वेरिएबल कॉस्ट है तो पीवी रेशियो कितना होगा, 60% होगा। बात समझिएगा कि वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ही हमारा सेल्स निकल के आता है। क्लियर है? कि क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल के खर्चों को हटाते तभी तो कंट्रीब्यूशन आता है, और पीवी रेशियो क्या है, सेल्स में कंट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन, इसीलिए हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है? और आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख दी गई है और आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करने को कहा गया है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे अगर इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया तो बीपी भी कैलकुलेट करने को दे सकता है। ठीक है? हम इन शॉर्ट समझ लेंगे कि बीपी भी इस इन्फॉर्मेशन से कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कि हमको वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन निकालना होगा, क्योंकि जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हम कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स करके उसका प्रोपोर्शन पता कर लेंगे। राइट? सो कैसे निकलेगा वेरिएबल कॉस्ट? ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट तो रेशियो दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा तो हम 1-2 का बता देते हैं, बाकी का आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट ए की बात करें, प्रोडक्ट ए का वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना दिया है, 50% दिया है क्वेश्चन में, और सेल्स कितनी दी गई है, 2 लाख की दी गई है। तो वेरिएबल कॉस्ट होगा कितने का, 2 लाख का 50% कितना आ जाएगा, 1 लाख। क्लियर है? तो प्रोडक्ट ए का वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ, 1 लाख हुआ। ठीक है? और बचा जो 1 लाख होगा वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट डी का देख लेते हैं सबसे लास्ट। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना दिया है, 40% दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट कितना होगा, तो सेल्स निकालिए, सेल्स का 40% आप निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 लाख का 40% कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज। तो दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। इज इट क्लियर? अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन शुरू करते हैं, कंट्रीब्यूशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ABCD, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन मंथली दी गई है तो हम मंथ में ही कैलकुलेट करेंगे, एनुअल जाने की जरूरत नहीं है। सेल्स भी मंथली थी और फिक्स कॉस्ट भी मंथली ही था, तो हम सब कुछ मंथली में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है? तो ABCD हमारे 5 प्रोडक्ट हो गया, और टोटल, क्योंकि कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो जब हम निकाल रहे हैं तो हम पर यूनिट तो निकाल नहीं रहे हैं, टोटल में निकालते हैं, तो इसीलिए हमें टोटल पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो आपको निकालना है, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स होनी चाहिए। ठीक है? एक एक प्रोडक्ट का निकालना हो तो अलग बात है, अगर नहीं एक एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली नहीं बोला गया तो हमें टोटल में ही निकालना पड़ता है, तो इसीलिए हम टोटल लगाएंगे। ठीक? अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक एक करके इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स की। ठीक है? तो सेल्स कितना है भाई, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, 7 लाख दिया गया है। और फिर हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया था, जैसे हमने बताया था परसेंटेज के बेसिस पे, तो 1,75,000, 75,000, 1 लाख एंड 3,50,000। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख, 1,50,000 माइनस 75,000, 75,000, 1 लाख माइनस 75,000, 25,000, 2,50,000 माइनस 1 लाख, 1,50,000, और टोटल हमने लगा रखी है कि सेल्स टोटल कितनी हुई, 7 लाख की, वेरिएबल
कॉस्ट टोटल कितने हुए 3.5 लाख के, कंट्रीब्यूशन टोटल में कितनी आई 3.5 लाख आई है, ठीक है। अब हमारा कंट्रीब्यूशन निकल गया, हम यहीं से पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स करना है, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट करना हो तो हम इसी में क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट टोटल में से माइनस होगी क्योंकि वो तो एक ही रहने वाली है, ठीक है, 1.5 लाख। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 2 लाख का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिलहाल हम पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। सो कंट्रीब्यूशन हमारी कितनी है 3.5 लाख है और हमारी सेल्स कितनी दी गई है 7 लाख। सो 3,50,000 डिवाइड बाई 7 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 आप कर देंगे तो पहले 0.50 आया, जब मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो 50% आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो 50% पीवी रेशियो आपका आएगा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या निकल गया, इसका मतलब निकल गया सेल्स में कंट्रीब्यूशन 50% की है, ठीक है। सेल्स में कंट्रीब्यूशन कितनी है 50% की, रिमेनिंग क्या होगी, रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। और अगर मुझे इसी का बीपी निकालना होता तो कैसे निकाल लेते, बीपी की वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मैंने फाइंड आउट कर लिया है 50%, है ना, और फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 50% कर लीजिए या 0.50 कर लीजिए, आंसर विल बी 3 लाख, ठीक है। तो आपका बीपी भी निकल जाएगा, बीपी की वैल्यू कितनी आएगी, ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 3.5 लाख, सॉरी 3 लाख, ठीक है। तो ये भी कैलकुलेशन का तरीका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यूटिलिटी क्या है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की, हम कहाँ इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। पीवी रेशियो यूज़ क्यों किया जाता है, तो पहली बात पीवी रेशियो से हम बीपी को डिटरमाइन कर पाते हैं। पीवी रेशियो की हेल्प से क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट को डिसाइड किया जा सकता है कि यही बीपी है। जैसे मैंने बताया ना कि पीवी रेशियो निकल गया और फिक्स कॉस्ट थी, हमने तुरंत पता कर लिया कि ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू क्या होने वाली है, वो पॉइंट जहाँ पे हमें ना लॉस होगा ना ही सेल होगा। मतलब 3 लाख की टोटल सेल अगर हम करते हैं तो उस 3 लाख की सेल में हमें ना प्रॉफिट होने वाला ना लॉस होने वाला। 3 लाख से ऊपर जब करेंगे तो हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो पीवी रेशियो हमें ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। कैसे, फॉर्मूला हमको पता है, वो हम अभी देख लेते हैं। दूसरा हमारा आता है और कैसे हेल्प करता है, वो हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है प्रॉफिट। कोई भी वॉल्यूम ऑफ सेल्स दिया गया हो, अगर हमें उसकी प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है तो हम पीवी रेशियो से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। और क्या हेल्प करता है, वो हमें हेल्प करता है हमारे डिजायर्ड प्रॉफिट को अर्न करने में। मतलब अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में मुझे इतना प्रॉफिट हो तो उतना प्रॉफिट पाने के लिए मुझे कितनी सेल करनी चाहिए, ये जो आपको जानना है ना कि कितनी सेल हम करें कि जिससे हमारा सेम प्रॉफिट आ जाए जो प्रॉफिट हम चाहते हैं, तो वो भी हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, पीवी रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसमें भी हमें पीवी रेशियो हेल्प करता है। कैसे कैसे हेल्प करता है ये देखिएगा। बीपी कैसे डिटरमाइन करता है, पीवी रेशियो, क्योंकि बीपी कैसे कैलकुलेट होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, अभी हमने देखा, ठीक है। इसी तरीके से डिजायर्ड जो भी सेल्स है, सेल्स में से अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो भी हमें हेल्प होती है। कैसे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाता है और जैसे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है उसमें से फिक्स कॉस्ट को हटा दो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है, प्योर प्रॉफिट। तो हम किसी भी वॉल्यूम ऑफ सेल्स में से प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू अ पीवी रेशियो, क्योंकि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सेल्स से आप पहले कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए और फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को हटाइए, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। तो किसी भी वॉल्यूम ऑफ सेल्स से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमने कहा कि कोई भी डिजायर्ड प्रॉफिट आप अर्न करना चाहते हैं तो कितना सेल्स करना है, उसमें भी आपको पीवी रेशियो हेल्प करता है। पीवी रेशियो कैसे हेल्प करता है, क्योंकि ये फॉर्मूला दिया गया है कि अगर सेल्स वॉल्यूम आपको क्या कितनी जरूरत है कि आप अपने डिजायर्ड प्रॉफिट पा सकें, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो हो जाता है और हमारा आ जाता है कि हमें कितनी सेल्स वॉल्यूम की ज़रूरत है। तो यहाँ भी पीवी रेशियो ने हमारी हेल्प करी। और नेक्स्ट हमने कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आती है, तो यहाँ पे भी पीवी रेशियो में हेल्प करता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट्स हो गए, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप वहाँ से इसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीवी रेशियो में क्यों हेल्प करता है, पीवी रेशियो हेल्प करता है मैनेजमेंट को ये जानने में कि उसे एडिशनल कितने सेल्स की ज़रूरत है जिससे वो जो भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको वो मिट आउट कर सके। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा, जनरली होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में मैनेजमेंट को एग्रेसिव प्रमोशन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है अपनी सेल्स को बूस्टअप करने के लिए। ऐसे सिचुएशन में उन्हें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब प्रॉफिट मेंटेन रहे, सेम प्रॉफिट
मेंटेन रहे और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो भी कवर हो जाए। तो इसके लिए उन्हें कितना सेल कर देना चाहिए, एडिशनल कितनी सेल कर दें कि उनका वो प्रॉफिट भी मेंटेन रहे और जो एक्सेस एक्सपेंडिचर उन्होंने कर रखा है वो एक्सपेंडिचर भी मीट आउट हो जाए। उसके लिए एडिशनल सेल्स कितनी करनी चाहिए, इसको भी डिसाइड करने में पीवी रेशियो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय पीवी रेशियो आप कर देंगे तो आप इजीली वो सेल्स वॉल्यूम पता कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीवी रेशियो हेल्प करता है आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिसाइड करने में कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सेलिंग प्राइस रखनी चाहिए। वो कैसे करता है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस पीवी रेशियो। ठीक है, तो वो आपका अपने आप निकल के आ जाता है। सो बेसिकली ये वो तरीके जिसके बेसिस पे हम आपका पीवी रेशियो यूज करते हैं। तो देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब आपको ब्रेक इवन पॉइंट को एनालिसिस करना है। क्लियर है? अब ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, तो बेसिकली ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट हो रहा होता है और ना ही लॉस हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप जितना भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्शन में जितना भी खर्चा कर रहे हैं, आप उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मतलब उतना ही सेल कर रहे हैं। दोनों चीज़ें इक्वल हो जा रही हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस, मतलब हमने जितना लगाया उतना ही हमें मिल गया, तो वो इक्वल हो गया। तो उसी पॉइंट को, जहाँ पे ये इक्वल होता है ना, उसी पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, राइट? अब इस पॉइंट को जब हम एनालिसिस करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, इस पॉइंट को एनालिसिस करने की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो ये जान पाती हैं कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो बना रही हैं, उसका जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, मतलब जितना भी खर्चा लग जा रहा है उसको बनाने में, क्या उनके पास वो एबिलिटी है कि वो उतना उस प्रोडक्ट या सर्विस से रेवेन्यू जनरेट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, आप बिज़नेस रन करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि इस पॉइंट पे हमको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, मतलब इस पॉइंट तक हमें अपने बिज़नेस को लगाना है, इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तभी हम प्रॉफिट कमाएँगे। तो ये हमें जानना ज़रूरी होता है और ये जानना हमें ये बता देगा कि ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अब हम जितना भी खर्चा कर रहे हैं उतना तो हम रिकवर कर ले जाएँगे। तो ये जानना ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइज़ेशन में कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस उससे उतना रिवेन्यू जनरेट कर लेगा? क्या उसको पूरा मीट आउट कर लेगा? तो जब वो पूरा मीट कर लेता है, जिस अमाउंट में वो पूरा मीट आउट कर लेता है, वही अमाउंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन अमाउंट कहलाता है। क्लियर है? उस पॉइंट को ही हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब ऑर्गेनाइज़ेशन में या एंटरप्रेन्योर को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? राइट, मतलब क्यों ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर ऐसा करते हैं? तो बेसिकली ये जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस डिसीज़न को लेने में हेल्प करता है। जैसे कि आपको प्राइस सेट करना है अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की, तो आप उस इसी ब्रेक इवन पॉइंट के बेसिस पे उसकी प्राइस सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस अमाउंट में या इस प्राइस से तो खाली हम एक्सपेंस कवर कर पा रहे हैं। अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो इससे ज़्यादा हमें लगाना होगा, इससे इतना परसेंट हमें एक्स्ट्रा करना होगा। तो प्राइस सेट करने में भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा जब कॉम्पिटिटिव बिड्स होती हैं या फिर आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अब जैसे कॉम्पिटिटिव बिड्स का बताया, जैसे टेंडर वगैरह लगना है, तो टेंडर वेंडर गवर्नमेंट के टेंडर वेंडर में क्या होता है कि भाई जिसकी लोवेस्ट प्राइस होती है उसको टेंडर मिल जाता है। पर लोवेस्ट प्राइस भी आप कितना लगाएंगे, लोवेस्ट प्राइस का भी एक लिमिट होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोवेस्ट प्राइस लगाने से पहले देखेंगे ना कि मेरा खर्चा जितना हो रहा है उतना रिकवर हो जाए, उसके बाद मुझे 1-2 या 2-3 जितना भी आप प्रॉफिट सोच रहे हो उतना हो जाए, उस हिसाब से आप बिड लगाएंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज कम करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टेंडर पाने के लिए आप अपनी कॉस्ट ही मीट आउट नहीं कर पा रहे हो, उससे कम की प्राइस लगा देंगे, ऐसा नहीं। तो कॉम्पिटिटिव बिड कितने की लगाई जाए, बोली कितने की लगाई जाए, उसमें भी आपको ब्रेक इवन काफ़ी हेल्प करता है। या लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी करता है। इसके अलावा आपकी गोल सेट करने के लिए, प्रॉफिट की प्लानिंग करने के लिए, इन सब के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसको एक ग्राफ से समझे कि ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट को हम ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। ब्रेक इवन लेवल होता है, उसका क्या मतलब होता है कि उसमें टोटल जो आपका रेवेन्यू है वो टोटल एक्सपेंस के बराबर होगा, मतलब जितना पैसा आपने खर्च किया उतना आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहे हैं। एक्स एक्सिस को हम यूनिट्स दिखा दे रहे हैं कि कितनी यूनिट आप सेल कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे आपका रेवेन्यू और कॉस्ट हो जा रहा है कि कितना आपका लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब इस तरह से हम अपनी बिज़नेस को रन करते हैं और यूनिट बनाते हैं और सेल करते हैं, तो एक खर्चा होता है फिक्स्ड कॉस्ट जिसे हम कहते हैं। वो खर्चा ऐसा होता है कि अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन ना करें, फिर भी आपको वो खर्चा
देना ही होगा। मतलब वो कॉस्ट तो लगनी ही लगनी, वो एक्सपेंस तो लगना ही लगना होता है। उसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जैसे 10 और 1000 इसके 20 से वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है। कुछ भी नहीं आप प्रोड्यूस कर रहे, यूनिट कोई भी सोल्ड नहीं करिए, फिर भी वो खर्चा तो उतना होगा। जैसे फैक्ट्री का रेंट, रेंट तो जाएगा ही, फैक्ट्री बंद पड़ी है तो भी, आपको हर महीने रेंट देना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट। तो जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2000 क्या हो गया आपका? फिक्स कॉस्ट हो गया। क्लियर है? अब फिक्स कॉस्ट अगर 2000 है तो हमारा टोटल कॉस्ट कैसे आता है? अब टोटल कॉस्ट का क्या मतलब? पूरा खर्चा। अब पूरे खर्चे में तो फिक्स नेचर का ही खर्चा नहीं होगा, वेरिएबल नेचर के भी खर्चे होंगे। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या? टोटल कॉस्ट आता है। ठीक। अब हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ नहीं बनाएंगे, पर हम टोटल कॉस्ट के यहाँ पे सीधा दिखाएं तो टोटल कॉस्ट कहाँ से शुरू होगी? क्या ये जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मीट आउट हो रहे हैं, जो पॉइंट है जो 10 और 1000 के बीच में, क्या वहां से हमारा टोटल कॉस्ट स्टार्ट होगा? नहीं, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो 0 से हो ही नहीं सकता। जब फिक्स कॉस्ट 2000 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 2000 की कॉस्ट तो हमेशा बनी रहेगी। अगर वेरिएबल क्या होता है कि जब प्रोडक्ट आप बनाएँगे तो वो खर्चा होगा, आप नहीं बनाएँगे तो नहीं खर्चा होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, एक्टिविटी कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। तो येस, अगर हम 0 प्रोडक्ट बनाएँगे तो वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक? तो वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ जाता है वो यहाँ 0 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन टोटल कॉस्ट का क्या ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो जहाँ पे ना उतना तो खर्चा होना ही होना है। तो टोटल कॉस्ट का जो हमारा ग्राफ होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2000 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टोटल कॉस्ट में हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिक्स है। तो दोनों को मिला के हमारा यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि 2000 से क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 0 भी रहेगा तो भी फिक्स कॉस्ट 2000 तो होने ही होने हैं ना, ये खर्चा तो लगने ही लगना है, इसलिए टोटल कॉस्ट का यहाँ से जाएगा। ठीक। अब हमारा फिक्स कॉस्ट ये हो गया, टोटल कॉस्ट ये हो गया। अब हम अगर इसको यूनिट को बनाएंगे और हम सेल करेंगे तो हमारा सेल कैसे जाएगा? भाई जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट बनाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको रिवेन्यू होती जाएगी, है ना? तो वो हमेशा कैसा ट्रेंड रहेगा उसका? हमेशा अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा, आपके रिवेन्यू का ग्राफ जो होता है। सो ये हमारा रिवेन्यू बन गया। जब 10 यूनिट करेंगे तो 1000 का बना, फिर 20 अगर करेंगे तो 2000। मतलब अगर हम मानते हैं कि एक यूनिट 100 रुपीज़ की आप सेल कर रहे हो या उसका 100 कॉस्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से 10,000 पे आपका 10 यूनिट्स पे आपको 1000 मिलेगा, 20 यूनिट्स पे आपको 2000 मिलेगा। तो जब आप इस तरह से पूरा मैच करते जाएँगे तो रिवेन्यू का ग्राफ कैसे जाएगा? अपवर्ड ट्रेंड में चलता चला जाएगा, ठीक? अब ध्यान से देखिएगा, टोटल कॉस्ट आपका जो पिंक लाइन में दिख रहा है ये टोटल कॉस्ट हो गया और रिवेन्यू आपकी यहाँ पे है, ठीक है? ब्लू लाइन में आपकी रिवेन्यू दिख रही है। तो हमें क्या पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका पूरा खर्चा और जो रिवेन्यू आपकी हो रही है वो पूरी बराबर हो जाती है, मतलब इक्वल हो जाती है। तभी तो हम कहेंगे कि ना ही प्रॉफिट हुआ, ना ही लॉस हुआ। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन-सा होगा? जिस पॉइंट पे रिवेन्यू कर्व और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है? जिस पॉइंट पे कट रही हैं, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट बन गया, क्योंकि टोटल कॉस्ट और रिवेन्यू यहाँ पे इक्वल हो जा रही है, इस पॉइंट पे इक्वल हो रही है। जितना खर्चा किया उतना ही हमारा रिवेन्यू बन के आ रहा है। अगर हम इसको मिक्स मतलब मैच करके पूरा ग्राफ टाइप का देखते हैं तो देखिए 3000 और 30 यूनिट्स, मतलब अगर 30 यूनिट्स हम सेल करते हैं तो हमें रिवेन्यू 3000 की आएगी। इट मीन्स ये जो 3000 है वो हमारा क्या बन गया? टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को मिला के 3000 लग रहे थे और 30 यूनिट से उतना हमारा रिकवर हो गया। ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा? वो पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पे ना ही हमें प्रॉफिट हुआ और ना ही हमें लॉस हुआ। क्लियर? अब जो हमारा टोटल कॉस्ट और रिवेन्यू का आप ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पे कर्व देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, तो ये देखिए टोटल कॉस्ट आपकी नीचे है, ऊपर साइड में देखेंगे और रिवेन्यू ज़्यादा है। इसका मतलब इसके बीच का गैप हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। कैसे? रिवेन्यू ज़्यादा हो रही है और टोटल कॉस्ट कम है, खर्चा कम, रिवेन्यू ज़्यादा। तो ब्रेक इवन पॉइंट से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है, क्योंकि इस पॉइंट तक तो कोई प्रॉफिट नहीं है, पर इस पॉइंट से अगर आगे आपने सेल की तो बट ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कमाएँगे? प्रॉफिट कमाएँगे। तो टोटल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट कम है और रिवेन्यू हमारी ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2000 और जो नीचे का मतलब पॉइंट से नीचे की लाइन है, वो हमारा लॉस को डिनोट करेगी। कैसे डिनोट करेगी? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल कॉस्ट जो है, मतलब हमारी जो पिंक लाइन है वो ज़्यादा है और जो हमारी रिवेन्यू है वो कम है। तो खर्चा ज़्यादा और रिवेन्यू कम, तो इट मीन्स व्हाट? कि हम लॉस में। तो ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे आप क्या आते हैं? लॉस में आते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर में आप क्या रहते हैं? प्रॉफिट में रहते हैं। इज़ इट क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाता है? पूरा का पूरा ग्राफ हो जाता है, जिसके बेसिस पे हम क्या समझ पाते हैं कि ये हमारा पॉइंट या इतनी यूनिट्स हमारी ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगी। और जब हमें ये पता रहेगा तो हम उतना प्रोडक्शन करके, उतनी यूनिट को सेल करके हम एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करेंगे और उससे ज़्यादा जितना भी रहेगा वो हमारा
प्रॉफ़िट हो जाएगा। अब ये पॉइंट ये जो है कि कहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनाएँ तो हमारा ब्रेक इवन है, उससे ज़्यादा बनाएँगे तो प्रॉफ़िट होगा, ये कैसे पता चलेगा? इसको फ़ॉर्मूला से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ब्रेक इवन लेवल को कैलकुलेट करने के फ़ॉर्मूले को हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको यूनिट्स में पता करना है कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की जाए, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे या ब्रेक इवन यूनिट्स कहेंगे कि भई इतने पे कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफ़िट नहीं है। तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसे कैलकुलेट करने का जो फ़ॉर्मूला दिया गया है, वो है आपका फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये तो आपको रिकवर करनी है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कैलकुलेट करते ही हमें क्या मिल जाती है, पर यूनिट आपकी ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर हो जाती है, मतलब कितना यूनिट आपको प्रोड्यूस करना है जहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। अब कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देखिए इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सेल्स लिखते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आया, और कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है, जिसको हम जनरली ईबीआईटी भी बोलते हैं, तो प्रॉफिट आ जाता है। तो अब हमको बस इसी चीज़ को याद रखना है कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और इसी के बेसिस पे हम इसमें कई फॉर्मूले फ्रेम हो जाते हैं हमारे। क्लियर है? अगर अब हमको ब्रेक इवन पॉइंट्स को रुपीज़ में कैलकुलेट करना है, मतलब कितने रुपए का हमको प्रोडक्शन करना चाहिए, कितने रुपए की हमें सेल करनी चाहिए कि जिससे हमें ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, अगर उससे कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया गया कि आप अपनी फिक्स कॉस्ट को देखिए और डिवाइड कर दीजिए उसको पीवी रेशियो से। ठीक है? पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक? प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन और वॉल्यूम मतलब सेल्स। तो पीवी रेशियो का क्या मतलब हो गया? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करना होता है। अब इसके लिए को पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैंने बता दिया, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। अगर इसको हमको किसी और तरीके से लिखना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो की जगह क्या लिख देंगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, और रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करते ही हमारा क्या बन जाएगा? फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। अब या तो हम कंट्रीब्यूशन लिखें या लिख दें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इस आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल होंगे एग्जाम्स में, उसके बेसिस पे आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इन जनरली ये सारी चीज़ें इनके थ्रू हम अपनी ब्रेक इवन यूनिट्स को रुपीज़ में उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? तो हमने ग्राफ भी देख लिया और फॉर्मूला भी देख लिया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाम से क्लियर है कि कितनी मार्जिन में आप सेफ हैं, है ना? तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेक इवन पॉइंट तो आपको ये बता रहा था कि भाई यहाँ पे कोई कुछ लॉस नहीं है, सब कुछ ठीक-ठाक है। जितना कमाया उतना वो खर्च भी हो गया, सब बराबर है। ठीक, पर अगर इससे ज़्यादा आप करते हैं तो आप सेफ एंड साइड चल रहे हैं, है ना? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है? तो ये होता है कि आपका जो ब्रेक इवन सेल्स है और आपकी जो एक्चुअल सेल्स है, दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है? अगर आपकी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स से ज़्यादा है तो मार्जिन सेफ्टी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, हाई है। अगर ब्रेक इवन सेल्स से कम आपकी एक्चुअल सेल्स हो रही है, मतलब आप तो गड़बड़ है, ब्रेक इवन सेल्स तो कहते हैं ना कि ना प्रॉफिट ना लॉस, उससे कम आप सेल कर रहे हैं, इसका मतलब आप तो लॉस में जा रहे हैं, तो लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है। ठीक है? तो ये कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि ब्रेक इवन पॉइंट से जितना भी ज़्यादा आपका सेल हो रहा है, एक्चुअल सेल जो भी हो रही है ब्रेक इवन पॉइंट से जितना भी ज़्यादा, वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एरिया बन जाता है, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बेसिकली वो क्या हो गया? एक फाइनेंशियल रेशियो हो जाता है, जो ये बताता है कि कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट उनके फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने के बाद कितनी है। क्योंकि ब्रेक इवन हमें कहता है कि टोटल कॉस्ट रिकवर हो गई। ब्रेक इवन पॉइंट तो यही कह रहा है कि जितना भी आपने कमाया उससे आपका पूरा खर्चा मीट आउट हो गया, टोटल कॉस्ट रिकवर हो गई। टोटल कॉस्ट का क्या मतलब था? फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि रेशियो हो गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो आपको बता रहा है कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो आपके सारे खर्चों को, फिक्स्ड और वेरिएबल सारे खर्चों को कवर करने के बाद इतना प्रॉफिट आपने कमाया है। ठीक? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला इन जनरल बताया जाता है वो क्या हो गया? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक? अगर आपका लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे हमने बताया कि आपने ब्रेक इवन सेल्स से एक्सीड नहीं, उससे कम किया है, तो सेल किया है, तो बेयरली एक्सीड्स आपका, मतलब ऑलमोस्ट नील के बराबर आपकी सेल एक्सीड कर रही है ना? तो उस केस में क्या हो गया? लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, है ना? और ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपका ब्रेक इवन लेवल जितना है, जितना प्रोडक्ट बना के आप एक सेफ ज़ोन में रहते हैं, आप उससे भी कम आपका सेल हो रही है। तो ये तो फिर प्रॉब्लम टाइम हो जाता है कंपनी के लिए कि जिससे कि वो अपने फिक्स कॉस्ट के खर्चों को भी रिकवर कर पाए, है ना? वेरिएबल तो छोड़िए, फिक्स कॉस्ट के भी खर्चे वो रिकवर करने की कंडीशन में नहीं बचती है। ठीक है? तो अगर हम इसको ग्राफ पे देखते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। वो सेम ग्राफ हमारा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे कि 30 यूनिट हमारी क्या थी? ब्रेक इवन सेल्स थी, और मान लीजिए हमारी कंपनी ने 60 यूनिट सेल कर दी।
तो एक्चुअल सेल कितनी हुई 60 यूनिट्स की और ब्रेक इवन सेल्स क्या हुई 30 यूनिट्स की। तो जितना भी ब्रेक इवन से ज़्यादा हमने सेल की, एक्चुअल और ब्रेक इवन के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एरिया बन जाता है। क्लियर है? सो आई थिंक आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट दोनों का ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम क्यों एनालिसिस करते हैं वो चीज़ें भी क्लियर हो गई। बात करेंगे कि की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर किसे कहते हैं। तो बहुत क्लियर कट अगर बोलें तो की फैक्टर का मतलब होता है कि जब आप बीइंग इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो किसी भी तरीके से लिमिटेशन को इंडिकेट करे उसे ही हम की फैक्टर कहते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि की फैक्टर मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो किसी भी तरीके से लिमिटेशन लगाए कि ये चीज़ एक्स्ट्रा नहीं की जा सकती या प्रोडक्शन एक्स्ट्रा नहीं हो सकता क्योंकि ये चीज़ स्केयर्स है, इस चीज़ों की कमी है। तो किसी भी वजह से अगर लिमिटेशन लग रही है तो जिन चीज़ की वजह से लिमिटेशन लगी वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? की फैक्टर कहते हैं। ठीक, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है क्या होता है। तो ये जो लिमिटेशन लगती है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, प्लांट की कैपेसिटी, सेल या कैपिटल की अवेलेबिलिटी, कोई भी चीज़ हो सकती है जो भी रेस्ट्रिक्ट कर रही हो कि आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब हो गया कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से मैनेजमेंट जितना प्रोडक्शन कर सकती है या जितना क्वांटिटी सेल कर सकती है वो नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो कम है, जिसकी स्कैरसिटी है, जिसकी वजह से, जिसकी कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से वो अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस या सेल नहीं कर सकती है। तो वो पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स, वो पर्टिकुलर चीज़ की कमी ही क्या कहलाती है? की फैक्टर कहलाती है। क्लियर है? तो अब जैसे नॉर्मली आप समझते हैं, जैसे कि अब एकदम जनरल एग्जांपल में समझें कि अगर आपको कोई सामान परचेज करना है, ठीक है, तो कोई सामान परचेज करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप जाते हैं परचेज करने के लिए, पर आपके पास पता है कि आपके पास पैसे सिर्फ मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 5000 ही हैं। तो आप बहुत सारे जो ऑप्शन आपको दिख रहे होते हैं या बहुत सारी जो चीज़ें दिख रही होती है आप सबको नहीं परचेज कर पाते हैं। ठीक है, परचेज करने गए, शॉपिंग करने गए तो आप बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं ना, पर क्या चीज़ कांस्टेंट है आपके सामने? आपके सामने आपकी कैपिटल, मतलब आपका जो पैसा है, जो पैसा आपको लगाना है वो पैसा कम है। तो इस चीज़ की रेस्ट्रिक्शन की वजह से आप परचेजिंग कम करेंगे, है ना, आप चूज करेंगे, अब सारे ऑप्शंस में से बेस्ट को पिक करेंगे। तो आपका ये जो पैसे का कम होना हुआ वो की फैक्टर कहलाया। तो ऐसे ही प्रोडक्शन के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। तो जो भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप इजीली और बहुत सारा प्रोडक्शन करके मार्केट में बहुत सारा सेल नहीं कर सकते, जिस चीज़ की रुकावट आपके सामने आ रही है, वही चीज़ क्या कहलाती? की फैक्टर कहलाती है। इज इट क्लियर? इसीलिए इसको कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। यही वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, लेबर, मैन, मशीन, ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, तो यही वो फैक्टर है जो आपको लिमिट में कर रही है, आपको रोक रही है कि इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो की फैक्टर को हम स्केयर्स फैक्टर भी कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, प्रिंसिपल बजट फैक्टर भी कहते हैं, या गवर्निंग फैक्टर्स भी कहते हैं। इसमें से किसी भी नाम से आप इस चीज़ को जान सकते हैं। राइट, सो ऐसे सिनेरियो में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या चाहती है कि भाई ऐसे अगर किसी चीज़ की कमी है तो फिर हमें ऐसी ही चीज़ को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही हो। ठीक, तो अ कंसर्न वुड प्रोड्यूस एंड सेल ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच ऑफर मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, तो अब हम कमी है तो हम बहुत सारा तो कर नहीं सकते, तो हमको सिलेक्शन करना होगा कि अगर ये चीज़ कम है तो हम फिर यही कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा शॉपिंग करने गए हैं 5000 रुपीज़ ही है, तो ऑप्शंस है कि ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, तो फिर आप अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे, फ़ायदा देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, ज़रूरत देखेंगे, एंड देन सेलेक्ट करेंगे कि नहीं मुझे यही चीज़ करनी चाहिए। तो इसी तरीके से प्रोडक्शन के टाइम पे हम फिर उसी प्रोडक्ट को उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। अब अगर कोई भी इनपुट फैक्टर जो प्रोडक्शन में आपको हेल्प करता है, अगर उसमें किसी तरीके की लिमिटेशन है, तो आप सिर्फ इसी बात से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट देता है और हम उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। मतलब हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैलकुलेट किए, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई या प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, और हमने देखा कि किस प्रोडक्ट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, बचत किससे ज़्यादा हो रही है, और फिर हम उसी को सेलेक्ट कर लें। ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसे सिनेरियो में आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
ऑफ दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी पड़ती है। मतलब वो की फैक्टर की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ती है जो लिमिटेड थी। मतलब आपको की फैक्टर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी होती है। मतलब क्या हुआ, नॉर्मली आप कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट ये रही, सेलिंग इतनी लगी, मतलब सेलिंग इतनी रही और वेरिएबल कॉस्ट इतना रहा, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन मेरा इतना पड़ा, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट जितनी थी उस पर यूनिट हम निकाल लेते हैं। तो सिंपली हम क्या, अच्छा इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा आ रही है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखना पड़ेगा, और जो लिमिटेड फैक्टर प्रोडक्शन है, मतलब जो की फैक्टर आपका है, उस की फैक्टर का पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा पर यूनिट, कि ये जो लिमिटेड है ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो लिमिटेड है, जिस प्रोडक्ट में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यही तो स्केयर्स है। जिस चीज़ की कमी है पहले उस चीज़ को देखें कि उसका कंट्रीब्यूशन में कितना इम्पैक्ट है, राइट, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो जिस भी प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा होगा हमें वही सेलेक्ट करना होगा। दैट मीन्स व्हाट, कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड। ठीक, हमें जो की फैक्टर उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें जो की फैक्टर की कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट आएगी वो सेलेक्ट करना होगा। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट तो बना नहीं सकते हैं, तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा वाला प्रोडक्ट बनाएं। तो हमको उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उस पर्टिकुलर फैक्टर का जो लिमिटेड है, कि प्रोडक्ट ए में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोडक्ट बी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोडक्ट सी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जिसमें वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा वो पर्टिकुलर फैक्टर, उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। हम टोटल में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब हो गया कि हम अलग अलग फैक्टर को नहीं देख रहे हैं सीधा कि इतने सेल्स पे इतना वेरिएबल कॉस्ट हुआ, हाँ वो उससे कैलकुलेट करना, वो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। हर एक फैक्टर जो लिमिटेड फैक्टर है उसका आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि स्टेप्स कैसे मैनेजमेंट को लेने पड़ेंगे या क्या स्टेप लेके वो की फैक्टर्स को करेगी, तो सबसे पहले क्या होगा कि पहले उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास है कौन सा, की फैक्टर है कौन सा। मतलब जो भी हमारे पास सिनेरियो है उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो लिमिट में है, जो स्केयर्स है, जो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रही है आगे प्रोडक्शन करने के लिए, पहले उसे आइडेंटिफाई करिए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक प्रोडक्ट का आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो उस प्रोडक्ट का लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब लिमिटिंग फैक्टर जो भी था आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, तो हर एक प्रोडक्ट का, जितने भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करने वाले थे, उस हर प्रोडक्ट में आपको उस लिमिटिंग फैक्टर का कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर्टिकुलर वो की फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हर एक प्रोडक्ट में, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस प्रोडक्ट में वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, है ना, सबसे ज्यादा जिसमें ज्यादा मिले रहा होगा कंट्रीब्यूशन, उस वाले प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन उठता है कि फिर हम कैसे ये की फैक्टर का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, राइट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं वो तो हमें पता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, एक यूनिट का निकालना तो एक यूनिट का भी निकाल सकते हैं कि सेलिंग पर प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का निकल गया। लेकिन की फैक्टर का कैसे निकलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो देखिए की फैक्टर का कंट्रीब्यूशन जो पर यूनिट निकालना होता है वो बहुत ईजी होता है। वो कैसे होता है, वहाँ पे हम फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो क्या निकलते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय की फैक्टर। आपका जो कंट्रीब्यूशन आया है डिवाइडेड बाय वो की, वो लिमिटेड रिसोर्स जितने हैं उसका वो अमाउंट आ जाएगा, तो आपका निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उस की फैक्टर का। इज इट क्लियर। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे ना, न्यूमेरिकल एग्जांपल से तो बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है कि आपको एक्स और वाई, द BC कंपनी थी और उसके दो प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। क्लियर है। अब प्रोडक्ट एक्स की सेलिंग प्राइस उन्होंने दे दी, पर यूनिट दी जा रही है। ठीक है, प्रोडक्ट वाई की सेलिंग प्राइस पर यूनिट उन्होंने दे दी। उन्होंने बता दिया कि प्रोडक्ट एक्स में डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है, वाई में भी वो सेम लग रहा है। लेबर आवर्स, ठीक है, लेबर आवर्स मतलब जो लेबर को काम करना है वो प्रोडक्ट एक्स अगर बनाना होगा तो उन्हें 18 घंटे काम करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट वाई बनाना पड़ेगा तो उन्हें सिर्फ 9 घंटे काम करना पड़ेगा। क्लियर है। अब बात किया कॉस्ट की कि ठीक है 18 घंटे या 9 घंटे काम करेंगे तो पेमेंट कितनी करनी होगी, क्योंकि वेजेस कैसे निकलेगा कि भाई कितने घंटे काम कर रहे हो और 1 घंटे का रेट कितना है, तो तभी हम वेज निकाल पाएंगे, वेजेस। तो लेबर आवर दिया गया है और 50 पैसे पर आवर दिया गया, मतलब उनको 1 घंटे का 50 पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम वेजेस निकाल सकते हैं।
उसके बाद कह रहा है वेरिएबल ओवरहेड कितना है, वेरिएबल ओवरहेड बोला रहा है 50% ऑफ डायरेक्ट वेज है। तो अभी आप जब लेबर आवर का कैलकुलेट करेंगे, उसमें से वेजेस कैलकुलेट करेंगे, तो उसका 50% क्या कहलाएगा, वेरिएबल ओवरहेड कहलाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, खर्चे उन्होंने आपके सामने दे दिए। बोल रहा है शो विच प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग लेबर शॉर्टेज। की फैक्टर क्या है, की फैक्टर है लेबर। ठीक है, तो लेबर को जो वेजेस देना है वो आपको संभल के देना पड़ेगा, क्योंकि लेबर आपके पास ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो लेबर ज़्यादा नहीं है तो आपको कौन सा प्रोडक्ट बनवाना चाहिए, आपको ये सोचना है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट एक्स बनाने में 18 घंटे लगते हैं, प्रोडक्ट वाई बनाने में 9 घंटे लगते हैं। पर हम क्या इसी बेसिस पे जज कर सकते हैं, नहीं। हमको क्या करना होगा, हमको लेबर जो वेजेस है, मतलब लेबर का जो हमारा लग रहा है, लेबर की जो शॉर्टेज है उसका कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, इसकी फैक्टर का कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो वो भी निकालने के लिए हमको नॉर्मल टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, तभी तो हम की फैक्टर से डिवाइड करके निकाल पाएंगे। क्लियर है, अब हमको कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका पता है कि भाई सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देना है। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दिए गए हैं, यस दिए गए हैं। वेरिएबल कॉस्ट मतलब सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे आ जाते हैं, तो डायरेक्ट मटीरियल आ जाएगा। लेबर आवर जो दिया है प्रोडक्ट को बनाने में इतना लगना, तो डायरेक्ट वेजेस भी आ गया, यहीं से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और आपका वेरिएबल ओवरहेड, ये साफ साफ दिख रहा है कि वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वेरिएबल नेचर के, तो ये भी जाएगा। तो ये तीनों मिला के हमारे वेरिएबल कॉस्ट बन जाएंगे। तो सेलिंग प्राइस माइनस ये तीनों का टोटल हम लेस कर देंगे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, नॉर्मल कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर हमको पर्टिकुलरली लेबर, उसकी फैक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि हम प्रोडक्ट एक्स बनाएं या प्रोडक्ट वाई बनाएं। ठीक, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के लिए अलग अलग कॉलम बना लेते हैं और फिर एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें ऑलरेडी दी गई है 42 एंड 33, और फिर हम उसमें से क्या लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं। ठीक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, डायरेक्ट मटीरियल है 15-15 दोनों में है, फिर डायरेक्ट लेबर हो जाएगा, लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस हम कह सकते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस कैसे निकलेगा, कितने घंटे काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 1 घंटे का रेट, तो लेबर कॉस्ट पर आवर मल्टीप्लाई बाई लेबर रेट, सॉरी लेबर आवर मल्टीप्लाई बाई लेबर कॉस्ट पर आवर। ठीक है, कितना 1 घंटे का चार्ज आपको मिलेगा और कितने घंटे आप काम करते हैं। सो यहाँ पे देखिए 50 पैसे आपको पर घंटे मिलने थे और 18 घंटे काम करना पड़ेगा प्रोडक्ट एक्स के लिए, और 85 पैसे आपको मिलेंगे पर प्रोडक्ट वाई के लिए आपको 9 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक, फिर आएगा हमारा वेरिएबल ओवरहेड, साफ दिख रहा है कि वेरिएबल नेचर का है। वो कितना है, आपके वेजेस का 50%, डायरेक्ट वेजेस का 50%। तो लेबर कॉस्ट कितनी आई, 9 और 4.5 रुपीज़। ठीक है, तो आपको इसका 50%, तो 9 का 50% आ गया आपका 4.5 प्रोडक्ट एक्स के लिए, और 4.50 का प्रोडक्ट वाई का 50% आपका आ गया 2.25। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्लियर है। सो अब हम इन सबको लेस कर देंगे क्योंकि ये सारे वेरिएबल कॉस्ट हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है, हमने कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया। प्रोडक्ट एक्स से 13.50 निकल रहा, प्रोडक्ट वाई से 11.25 निकल रहा। अब आप देखिए साफ साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट एक्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। भाई जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, प्रॉफिटेबल तो वही होता है। ठीक है, तो हमने अभी लास्ट जब हमने पढ़ा उस वीडियो में भी हमने ये चीज़ें समझी हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 13.50 आपका ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा है। पीवी रेशियो में हमने ये चीज़ पढ़ी है। अब क्या होगा, लेकिन क्या हम इसी बेसिस पे सिलेक्शन कर सकते हैं, नहीं, हम नहीं कर सकते। हमको क्या करना होगा, उस की फैक्टर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा। सो सिंस लेबर की शॉर्टेज है तो हमारा की फैक्टर क्या हो जाएगा, लेबर का वेजेस हो जाएगा, मतलब लेबर हो जाएगा। इज इट क्लियर, लेबर वेजेस मतलब सॉरी लेबर आवर। सो की फैक्टर हमारा कैसे कैलकुलेट हो जाएगा कि लेबर की आपकी शॉर्टेज है ना, तो भाई घंटे ज्यादा काम करने हैं उनको, तो आपको उन्हीं आवर्स पे काम करना पड़ेगा। वही हमारे पास शॉर्टेज है कि ज्यादा लेबर है ही नहीं कि वो ज्यादा काम कर सके। ठीक है, तो लेबर आवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही हमारा की फैक्टर है। ठीक है, और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब हमें क्या करना होगा कि जो पर आवर कंट्रीब्यूशन निकलेगा हमें वो कैलकुलेट करना होगा, और जिसकी हायर होगी वही हम सेलेक्ट करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। ठीक है, कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमें पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय की फैक्टर यहाँ पे लेबर आवर है, तो हम प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्ट वाई का कैलकुलेट कर लेंगे। पहले प्रोडक्ट एक्स की बात करें तो कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट एक्स का आया था 13.50, राइट, डिवाइडेड बाय की फैक्टर लेबर आवर प्रोडक्ट एक्स को बनाने में कितना लग रहा था, 18 घंटे, तो कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं वो 0.75, हर पर घंटे ये 0.75 आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है,
वहीं बात प्रोडक्ट वाई की करें तो उनका कंट्रीब्यूशन था 11.25 और वो घंटे कितने लग रहे थे, सिर्फ 9 घंटे। तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1.25 पर आवर। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा वाला आपके लिए बेनिफिट ज्यादा दिखा रहा है, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। सो साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट वाई जो है ज्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, हम प्रोडक्ट वाई बनाएंगे। क्लियर है। तो ये डिसीजन हमने कैसे लिया, की फैक्टर के बेसिस पे लिया। ठीक है, तो की फैक्टर को मैनेजमेंट को एनालिसिस करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ता है, देन जो की फैक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, जो हाईएस्ट होगा वही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट इज अबाउट की फैक्टर्स डिसीजंस, राइट। मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन को डिस्कस करेंगे जो वो मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से लेते हैं, राइट। सो इसे कई जगह पे एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहा जाता है कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग को अप्लाई करते हुए हम डिसाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। सो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम मैनेजमेंट डिसीजन की बात करते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करते हुए डिसीजन लेने की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट के डिसीजंस में, राइट। क्योंकि मैनेजमेंट जो होती है या मैनेजर जो होती है वो इजिली क्या करती है, जितने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ना, उन कॉस्ट को एक एडिशनल यूनिट पे कैलकुलेट करके अच्छे से वो समझ पाती है कि ये यूनिट का प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो सारी कॉस्ट को एक एडिशनल यूनिट पे कैलकुलेट कर लेती है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां के बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं कि इसमें हम एडिशनल यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को डिसाइड करने में हेल्प हो जाती है कि भाई आगे ये प्रॉफिटेबल है हमारे लिए कि नहीं प्रॉफिटेबल है, राइट। तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच देती है डिसीजंस लेने के लिए अलग अलग सिनेरियो में। इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। और पूरे मैनेजरल अकाउंटिंग की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, हर जगह पे कोई स्ट्रैटेजी, अगर स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना होता है तो हर जगह पे जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं मैनेजमेंट को डिसाइड करने के लिए। मेन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करती है। सो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं कि पर्टिकुलर ऑप्शन हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, और वो हम उस हिसाब से आगे का काम करते हैं। ठीक, तो किस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि कौन कौन से, प्राइसिंग हो गया, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग को अप्लाई करके डिसाइड करते हैं, मेक और बाय डिसीजन में कैसे हेल्प करता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए कैसे ये हेल्प करता है, सेल और प्रोसेस फर्दर में कैसे हेल्प करता है, ड्रॉपिंग प्रोडक्ट लाइन में कैसे हेल्प करता है, शट डाउन करना है या कंटिन्यू ऑपरेशन करना है, तो वहां पे भी ये डिसीजंस कैसे मैनेजमेंट ले पाती है विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। और इसमें की फैक्टर भी आते हैं, पर की फैक्टर को हमने एडिशनली अलग से उसका वीडियो डाल दिया विद न्यूमेरिकल, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग की। ठीक है, जब हम बात प्राइसिंग की करते हैं तो प्राइसिंग मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं, आप मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस फिक्स करने की बात होती है ना, उसे हम यहाँ पे प्राइसिंग से डिनोट करते हैं। सो प्राइसिंग डिसीजन में क्या इन्वॉल्व हो गया, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस या सर्विसेज की सेलिंग प्राइस, और उस वक्त जो आप सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे हैं वो बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए, जैसे कॉस्ट कैसी है, डिमांड क्या है, कंपटीशन किस लेवल का है, मार्केट में क्या कंडीशन है, इन सब को ध्यान में रख के ही प्राइस डिटरमाइन की जाती है या सेलिंग प्राइस डिटरमाइन की जाती है। और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एक एप्रोप्रिएट प्राइस को डिसाइड करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि वो क्या करती है, वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखती है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, जो डायरेक्ट लेबर लग रहा है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, मतलब जो सीधा प्रोडक्ट पे एट्रिब्यूटेबल है, जिनको हम सीधे देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, तो वो उन कॉस्ट को कंसीडर करती है। तो इसी वजह से आप इन कॉस्ट को कैलकुलेट करके इजिली आप अपने नए प्रोडक्ट की या नए प्रोडक्ट लाइन की मिनिमम प्राइस को डिटरमाइन कर पाएंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के जो खर्चे हैं, रियल खर्चे मतलब वेरिएबल नेचर के खर्चे, वो कितने हैं, और उसके बेसिस पे आप उसकी प्राइस को फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है कॉम्पिटिटिव प्राइस को डिसाइड करने में, क्योंकि वो क्या करती है, जितने भी एसेंशियल कॉस्ट है ना उनको कवर करने में हेल्प करती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट एसेंशियल कॉस्ट है, बिना उसके तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। वेरिएबल खर्चे कौन से हो गए, जो डायरेक्ट नेचर के खर्चे हो गए, ठीक है, और बिना डायरेक्ट नेचर के खर्चों के तो प्रोडक्ट तैयार ही नहीं हो सकता है।
तो जितनी भी एसेंशियल कॉस्ट होती है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग उसको कवर करते हुए बताती है कि भाई क्या प्राइस आप फिक्स कर सकते हैं। आपने फिक्स्ड ओवरहेड, जो फिक्स खर्चे हैं, फिक्स नेचर के जितने भी खर्चे हैं, उन पे कोई भी इम्पैक्ट डाले बिना, मतलब उनको मत कंसीडर करिए। आप फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस को बिना ध्यान दिए आप सीधे सीधे उन खर्चों को देखिए कि जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो रियल में प्रोडक्ट पे वेरी करने, प्रोडक्ट से वेरी करने वाले हैं, उनकी वजह से आप क्या कॉस्ट आ रही है और उस हिसाब से अपनी प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। सो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करती है, वो कैलकुलेट करती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ठीक है, कि एक्चुअल बचत आपकी कितनी है, कंट्रीब्यूशन कितनी है, ठीक है। वो कैसे, वो क्या करती है, जितना भी सेल प्राइस आप सोच रहे हो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को हटा देती है और फिर आपको बताती है कि भाई आपकी जो प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने में हेल्पफुल है या नहीं है। तो आप अपनी प्राइस वही सेट करिए जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले, राइट। और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो बताता है कि भाई हाँ, ये आपका फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लेगा और प्रॉफिट भी आपको दे देगा। तो इस तरीके से आप अपनी सेलिंग प्राइस आराम से डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब आप ऐसे समझिएगा कि मैंने अगर देखा कि इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट है, मान लो प्रोडक्ट ए, उसको बनाने में जो वेरिएबल नेचर के खर्चे हैं वो 60 लग जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक बात तो साफ साफ क्लियर हो गई, तो 60 तो मेरा कॉस्ट लगी ही है, जो कि सीधी सीधी है, इसी प्रोडक्ट को बनाने की वजह से लगी, तो मेरी प्राइस 60 से कम तो कभी जा ही नहीं सकती है। अब 60 से ऊपर जब हम चार्ज करेंगे तो हम अपने फिक्स एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर लेंगे और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रख लेंगे। तो मुझे जो प्राइस फिक्स करनी है वो 60 प्लस में प्राइस फिक्स करनी है, राइट। तो इस तरीके से हम प्राइस अपना सेट कर सकते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव मार्केट को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट डिसीजन जो लेना होता है वो है प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब जैसे कोई भी कंसर्न है ना, अगर वो मैन्युफैक्चर कर रही है मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ये डिफिकल्ट हो जाता है ये एनालाइज करना कि किस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना उनके लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्योंकि उनको प्रोडक्ट मिक्स तैयार करना होता है, सेट करना होता है, तो मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस करे या किस प्रोपोर्शन में उसे सेल करे, वो सब उसको सेट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो उस केस में उनको ये सही प्रोडक्ट मिक्स सेट करना जरूरी होता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हम ज्यादा करें या उस प्रोडक्ट को हम ज्यादा सेल करें, है ना। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें कम प्रॉफिट दे रहा है, तो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हम कितना करें। तो ये प्रॉपर जो प्रोडक्ट मिक्स तैयार करना होता है, सेल्स मिक्स तैयार करना होता है ना, उसमें मैनेजरियल कॉस्टिंग बहुत हेल्प करती है। तो जो ये मैनेजरियल कॉस्टिंग की टेक्निक होती है वो क्या करती है, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में और प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स या प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स को सेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और वो कैसे हो पाता है, वो होता है कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, क्योंकि वो हर एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर देती है। मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई है तो वो है कंट्रीब्यूशन, ठीक, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, और कंट्रीब्यूशन क्या है, वो कहता है भाई कि वेरिएबल नेचर के खर्चों को खत्म करने के बाद मेरी ये बचत है, ये है मेरा, ठीक है। अब फिक्स खर्चे तो लगने ही लगने थे, तो उनको आप रहने दीजिए, आप वो देखिए जो सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं कि अगर ये आप नहीं बनाएंगे तो ये खर्चा नहीं लगेगा, ये बनाएंगे तो ये खर्चा लगेगा, तो उन खर्चों को ज्यादा फोकस करिए ना जो इसी वजह से लग रहे हैं क्योंकि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वेरिएबल नेचर के खर्चों को ध्यान देता है। सो कंट्रीब्यूशन हर एक प्रोडक्ट का कैलकुलेट हो जाता है और वो कंट्रीब्यूशन हमको ये बता देता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी बचत है, कितना ये प्रोडक्ट हमको अपना खर्चा तो खत्म कर ही रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट बनाने की वजह से ये खर्चा आया, वो खर्चा तो मिट आउट कर रहा है, उससे एक्सेस मुझे कितना दे रहा है जिसकी वजह से मैं अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाऊं और प्रॉफिट को भी मेंटेन कर पाऊं या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाऊं। सो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कर देती है, वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट कर देती है, जिससे बिजनेस कंसर्न क्या कर सकती है, हर प्रोडक्ट की, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को देख पाती है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा हुआ, इस प्रोडक्ट की वजह से ये खर्चा हुआ, ठीक है, तो ये खर्चा अगर इस प्रोडक्ट की बनाने की वजह से हुआ, उसको खत्म करने के बाद ये कितना पैसा दे रही है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा हुआ, तो ये इस खर्चे को मिट आउट करने के बाद कितना पैसा हमारे पास बचा रही है। कंट्रीब्यूशन इज दैट पॉइंट, है ना, वो हमको बता देती है, तो हम उस हिसाब से इसको एनालिसिस कर लेते हैं। सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट आर मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड वेयर रिसोर्सेज शुड बी फोकस्ड। तो जैसे ही हमको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी थे और प्रोडक्ट ए को बनाने के उसके अपने जो खर्चे थे, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, उसको अपने बनाने के खर्चों के बाद कंट्रीब्यूशन 60 की आ रही है, 60 की आ रही है। प्रोडक्ट बी के उसके खुद के खर्चे को मिट आउट करने के बाद जो मेरी कंट्रीब्यूशन आ रही है वो 70 की आ रही है।
प्रोडक्ट सी के अपने खर्चों को खत्म करने के बाद जो मेरी कंट्रीब्यूशन आ रही है वो आ रही है, मान लीजिए 50 आ रही है, तो मुझे दिख रहा है 60 आ रही है, 50 आ रही है, 70 आ रही है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरा 70 वाला है क्योंकि सबसे ज्यादा हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमको इसका प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी उसके कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बेसिस पे डिसाइड कर पाते हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिसीजन जो कि है मेक और बाय डिसीजन। ठीक है, अब बेसिकली ये मेक और बाय डिसीजन जो होता है वो डिसीजन ये है कि जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे होते हैं, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, अगर वो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को वो अपने यहाँ पे बनाए, अपनी ही फैक्ट्री में इन हाउस बनाए, या उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज या उस कंपोनेंट को वो आउटसोर्स कर ले, बाहर के मार्केट से परचेज कर ले, जब इस तरह का डिसीजन लेना होता है ना, तो उसी डिसीजन को हम कहते हैं मेक और बाय डिसीजन। मतलब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, बीइंग एन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, हमें उस पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसकी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मुझे बना लेना चाहिए अपने हाउस में, इन हाउस उसको बिल्ड करना चाहिए, या मुझे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बाहर से परचेज कर लेना चाहिए, मेरे लिए क्या बेनिफिट है। तो ये जो डिसाइड करना होता है उसी को मेक और बाय डिसीजन कहते हैं। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब इस तरह के डिसीजन की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो इस तरह के डिसीजन की जरूरत उन ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है जहां पे जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसके जो कंपोनेंट हैं वो मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। अब जब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई खुद तो बनाओ, तभी आप अपना फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो, तो वहां खुद बनाने का ही ऑप्शन है, राइट। पर अगर आपका वो फिनिश प्रोडक्ट में लगने वाला कंपोनेंट जो है वो मार्केट में भी अवेलेबल है, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम खुद ही यहाँ बना ले या मार्केट से बाय करके तब अपने फिनिश प्रोडक्ट में लगा के तैयार करें। क्लियर है? सो मेक और बाय डिसीजन तक पहुंचने के लिए, या मेक करे या बाय करे डिसीजन को क्लियर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपोनेंट होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है, हमको उन कंपोनेंट का कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है और मार्केट में उसकी क्या प्राइस कोट हो रही है उससे कंपेयर करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो पर्टिकुलर कंपोनेंट को जिसको आप मेक और बाय के लिए डिसाइड करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, और फिर मार्केट में जो प्राइस कोट है उससे कंपेयर करिए। और मार्जिनल कॉस्टिंग आपको इस चीज को एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, राइट। तो वो क्या करता है, वेरिएबल कॉस्ट को फोकस करता है। तो जो भी आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे, तो जो अगर मार्केट में जो परचेज प्राइस है, ठीक है, और बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट परचेज प्राइस से कम पड़ रही है, मतलब मार्केट में खरीदे जाएंगे उस कंपोनेंट को जो प्राइस है, और वेरिएबल खर्चा जो तो वेरिएबल कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो कॉस्ट आप जो देख रहे हैं, अगर वो कम है, वेरिएबल कॉस्ट कम है परचेज प्राइस से, तो उस कंपोनेंट को अपनी ही फैक्ट्री में बनाना ज्यादा फायदेमंद होता है। पर अगर परचेज प्राइस से ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मतलब जो भी परचेज प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको मार्केट से बाय करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। एक सिंपल से एग्जांपल में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मुझे पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो हमारे यहाँ पे 40 आ रही है, ठीक है, और वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे 50 में मार्केट में मिल रहा है, तो मेरे लिए बनाना ज्यादा अच्छा है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को मुझे ध्यान देना है। वेरिएबल कॉस्ट कम पड़ रही है और बाय करने की कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, तो बनाना हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट को नहीं दिखा। डिसीजन आपने कैसे लिया, परचेज प्राइस को कंपेयर किया किससे, वेरिएबल कॉस्ट से, वेरिएबल कॉस्ट कम परचेज प्राइस ज्यादा, तो आपको अपने घर बनाना है, मतलब इन हाउस उसका करना, बिल्ड करना है। अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा परचेज प्राइस कम, तो आपको आउटसोर्स करना है, बाहर से परचेज करना है। तो हमने फिक्स कॉस्ट को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया। अब वो क्यों एक्सक्लूड कर दिया, इस एजम्पशन के साथ कि भाई ये खर्चा तो ऑलरेडी इनकर्ड होगा ही होगा, ये तो इनकर्ड होना ही होना था। आपको तो सिर्फ उस चीज पे ध्यान देना है कि भाई उस कंपोनेंट को बनाने की वजह से मेरा क्या खर्चा लगा, और वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है, इसीलिए हम फोकस वेरिएबल कॉस्ट पे करते हैं। हालांकि ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि अगर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाने की वजह से कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट बढ़ रही हो या कोई आपका लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर आता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उनको भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को फोकस करिए। क्लियर है? तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए कंपनी XYZ है और वो किसी कंपोनेंट के बारे में सोच रहे हैं कि इसको इंटरनली रखें या आउटसोर्स कर लें, ठीक है। इंटरनल प्रोडक्शन की जब उन्होंने कैलकुलेशन की तो उनको दिखा
कि वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 80 रुपए और फिक्स्ड ओवरहेड आ रहा है 30 रुपीज का, ठीक है, और आउटसोर्स करने पे जाते तो 100 रुपीज आती है। अब आपके डिसीजन लेने का तरीका आपको पता है। सो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग अगर हम यूज करते हैं तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो इंटरनली जब हम उसे प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट हमें 80 रुपए पड़ रहा है, 80 रुपीज पड़ रहा है। और अगर आउटसोर्स से कंपेयर करें, परचेज प्राइस से कंपेयर करें तो परचेज प्राइस हमारी 100 की पड़ रही है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या सजेस्ट करेगी कि भाई आप इंटरनल प्रोडक्शन पे फोकस करिए, आप इसे मैन्युफैक्चर कर लीजिए क्योंकि ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपको दिख रही है। डिस्पाइट ऑफ एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड आप उस चीज को साइड कर देंगे, देन आपको ये दिखेगा कि भाई ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है और हमको यही बाय मतलब मेक करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिसीजन है एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑर्डर मतलब अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे आप जानते हैं ना कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो अपने यहाँ तो सेल करते हैं, आप फॉरेन में भी सेल करते हैं। सो मार्जिनल कॉस्टिंग की जो टेक्निक होती है ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि आपको ये जो एक्सपोर्ट करने के लिए फॉरेन ऑर्डर आया है, फॉरेन ऑफर है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये करने में कैसे करते हैं, तो मार्जिनल हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और फॉरेन से जो हमें प्राइस ऑफर हो रही है कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन भेजेंगे तो वो मुझे क्या प्राइस पे करेंगे, हमको उस ऑफर्ड प्राइस से कंपेयर करनी है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो कैलकुलेट करिए और वो क्या प्राइस ऑफर कर रहे वो देख लीजिए आप, और दोनों में आप कंपेयर कर लीजिए। अगर आपके जो फॉरेन ऑर्डर की जो ऑफर प्राइस है, अगर वो ज्यादा आपको ऑफर कर रहे हैं और आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है, तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि आपके पास वो इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, बाकी चीजें आपकी हो, सब सही सेट हो, तब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि आपकी ऑफर प्राइस ज्यादा है कंपेयर टू योर वेरिएबल कॉस्ट, और अगर वही वेरिएबल कॉस्ट कम है और उनकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है और उनकी ऑफर प्राइस कम है, तो आपको वो एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का जो मार्जिनल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, वो 500 रुपए पर यूनिट आता है और फॉरेन बायर ने उनको जो ऑफर किया वो 650 रुपीज पर यूनिट ऑफर किया है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, बिल्कुल ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि 150 एक्स्ट्रा उनके पास है जो कवर करेगी उनकी फिक्स कॉस्ट को और प्रॉफिट को, तो उन्हें ये एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करता है। एक और डिसीजन है सेल और प्रोसेस फर्दर, ठीक है। सेल और प्रोसेस फर्दर में भी आपको मैनेजरल कॉस्टिंग हेल्प करता है। बेसिकली इसमें क्या करता है, कंपनी डिटरमाइन करती है कि उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को करंट स्टेज में जैसा है उसी स्टेज पे उसको सेल कर देना चाहिए, या उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके, कुछ प्रोसेसिंग करके उसको और अच्छा बना के और प्रोसेस्ड करके तब सेल करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो करंट स्टेज में सेल करें या प्रोसेस करने के बाद, फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद फिर एक जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा उसको सेल करें। फिर क्या करना हमारे लिए सही है, अभी या फर्दर प्रोसेस करने के बाद। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे फोकस करता है। तो वो क्या करता है, देखता है कि फर्दर प्रोसेसिंग अगर हम करते हैं तो मेरी कितनी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी आएगी, और फर्दर प्रोसेस के बाद जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा उसको जब हम मार्केट में सेल करेंगे तो रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी, ठीक है। अब उसको क्या करेगा, वो कंपेयर कर लेता है। कंपेयर कैसे करेगा कि जो सेलिंग प्राइस उस प्रोसेस प्रोडक्ट की होगी और ओरिजिनल प्रोडक्ट की क्या सेलिंग प्राइस है, दोनों को कंपेयर कर लेगा। अब उसके बेसिस पे वो अपना बेनिफिट देखता है कि भाई हमारे लिए प्रोसेस वाला सही पड़ रहा है या ओरिजिनल वाला सही पड़ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे करेगा, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेता है, जितना भी सेलिंग प्राइस है ओरिजिनल प्रोडक्ट की और प्रोसेस प्रोडक्ट की, सेलिंग प्राइस में से वो वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देगा, है ना। कंट्रीब्यूशन देख लेगा कि करंट स्टेज की कंट्रीब्यूशन क्या पड़ रही है और प्रोसेस स्टेज की कंट्रीब्यूशन क्या पड़ रही है। अब जिसकी भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी वही वो सेलेक्ट करेगा। सो यहाँ पे क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा हर एक ऑप्शन को अच्छे से, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, और जो हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा होगा वही वो चूज करेगा ऑप्शन। मतलब अगर सेल पे, करंट स्टेज के सेल पे उनको ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है कंपेयर टू फर्दर प्रोसेस वाले पे, तो वो करंट स्टेज पे सेल करने को ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे। वहीं पे अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद का कंट्रीब्यूशन सही दिख रहा होगा तो वो अडॉप्ट करेंगे। इस तरीके से इस डिसीजन में भी बहुत ज्यादा आपको मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करता है और हम उसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट डिसीजन है ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन।
देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग जो होता है वो इस रिस्पेक्ट में भी हेल्पफुल है कि पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट लाइन है या पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट है, हमें उसे क्लोज कर देना चाहिए, है ना, उसे ड्रॉप कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो हम इस टेक्निक का यूज करके हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक प्रोडक्ट की, ठीक है, और ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन क्या है और वो फिक्स कॉस्ट के प्रॉफिट को कितना कॉन्ट्री कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें हेल्प हो जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए में कि अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मेरे कौन कौन से हैं। जो प्रोडक्ट मेरे अनप्रॉफिटेबल होंगे, जिनकी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव होगी या बहुत कम होगी, मिनिमम होगी, कि वो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को भी कवर नहीं कर पा रहे होंगे सही से, तो हमें क्या करना चाहिए, उन प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने के बारे में फोकस करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो फिक्स कॉस्ट का एलोकेशन है उसे एक्सक्लूड कर देना है। हमको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे ही ध्यान देना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे ध्यान देना है, जिससे हमें हर एक प्रोडक्ट की क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी दिखे कि इस प्रोडक्ट को बनाने की वजह से इसका अपना खुद का इतना खर्चा था, फिर इसने कितना मुझे कॉन्ट्री करके दिया है कि इस कॉन्ट्री से मैं फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कितना संभाल पाऊंगा या किस हद तक मेरा कवर हो रहा है। इस तरीके से हम हर एक प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में दिखता है कि कोई डिपार्टमेंट है या कोई प्रोडक्ट है जो बहुत कम अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्लोज कर देना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। इट मींस कि जो प्रोडक्ट हमें हायर अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन देगा, हमें वो सेलेक्ट करना चाहिए और रेस्ट को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट लाइन को डिसाइड करते हैं कि हमें इसे ड्रॉप करना है या नहीं ड्रॉप करना है। फिर लास्ट डिसीजन जो हमारा हो गया वो है शट डाउन या कंटिन्यू ऑपरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग को अप्लाई करके वो ये डिसाइड करती है कि हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें शट डाउन करने पे फोकस करना है या अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करने पे फोकस करना है। और ये दोनों डिसाइड वो करती है दो चीजों के बेसिस पे, एक वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू, ठीक है, मतलब वही कंट्रीब्यूशन, मेन क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू को देखती है और उसके बेसिस पे फोकस करती है कि हमें शट डाउन करना बेटर होगा या कंटिन्यू करना। तो कंपनी क्या करती है, अगर उसकी रेवेन्यू उसके वेरिएबल कॉस्ट से कम होती है तो वो शट डाउन करने की बात करती है कि भाई आपका 100 रुपए की रेवेन्यू थी, अब उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करना है, फिर हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। इज इट क्लियर? अब हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो जो रेवेन्यू 100 था ना और वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 60 है, तो मेरी रेवेन्यू 40 की है, मतलब वो खुद का अपना खर्चा नहीं कवर कर पा रही है, तो फिर वो फिक्स कॉस्ट को क्या कवर करेगी और हमें प्रॉफिट कहां से देगी, जो अपना ही खर्चा नहीं कवर कर पा रही है। तो अगर कोई प्रोडक्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, मतलब खुद के खर्च, वेरिएबल कॉस्ट क्या कह रहा है कि तुम्हारा खुद का अपना एक्सपेंस, तुम्हारे होने की एक्सपेंस ये है ना, क्योंकि डायरेक्ट नेचर खर्चा हो गया ना। तो अगर आप अपना ही एक्सपेंस फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आप फिक्स कॉस्ट में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या प्रॉफिट आप करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में उसे बंद करना ऑप्शन होता है। इट मींस कि नॉट कवरिंग द कॉस्ट डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन, जो खुद उसका खर्चा है, उसको प्रोड्यूस करने की वजह से जो खर्चे आए हैं, अगर वो उन खर्चों को मिट आउट नहीं कर पा रही है, रेवेन्यू कम है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, इट मींस तो यही हुआ 40 रुपए बनाने का लगा और 30 रुपए की रेवेन्यू आई, तो बनाने के 40 रुपए भी आप कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप फिक्स कॉस्ट क्या कवर करोगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको शट डाउन करना ऑप्शन होता है। अगर इसके अपोजिट हम देखें तो अगर रेवेन्यू आपके वेरिएबल कॉस्ट से एक्सीड करती है, ठीक है, हालांकि एक्सीड कर रही है लेकिन वो आपके फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही है। मतलब मैंने क्या कहा कि आपकी मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट 40 है, ठीक है, और आपका जो रेवेन्यू है वो 50 हो रहा है, तो रेवेन्यू आपका वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो गया। 40 आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी और 50 आपका रेवेन्यू है, तो आपके वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू है लेकिन आपका फिक्स कॉस्ट 20 है, पर इतना नहीं है कि आपका फिक्स कॉस्ट कवर कर ले, क्योंकि 50 माइनस 40 करेंगे तो 10 ही आ रहा है और फिक्स कॉस्ट कितने का है, 20 का है। इसका मतलब आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं है कि आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले, बट स्टिल ये कहता है कि आप अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करिए। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि वो कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है कि वो अपना खर्चा कंप्लीट कर ले रहा है, हालांकि फिक्स कॉस्ट को कम कवर कर पा रहा है, लेकिन वो ऐसा आगे कर ले जाएगा।
है ना, उससे पोटेंशियल है, आगे जो प्रोडक्शन हम करेंगे तो वो धीरे धीरे फिक्स एक्सपेंसेस को भी कवर करेगा और प्रॉफिट जनरेट करने लगेगा। इट मीन्स कि हमें आगे काम करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि आप अपना खुद का खर्चा है ना, जो वेरिएबल नेचर का एक्सपेंस है वो तो मीट आउट कर रहे हैं या नहीं, एटलीस्ट उतना तो आपका रेवेन्यू जनरेट होना ही चाहिए। अगर वो भी जनरेट नहीं हो रहा तो फिर बंद कर दीजिए, है ना। अगर वो जनरेट हो जा रहा है लेकिन आपका फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि आगे चल के वो इतना जनरेट करने लगेगा कि आपके फिक्स एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे और प्रॉफिट जनरेट होने लगेगा। क्लियर है? सो ये हमारा हो गया शटडाउन कॉस्ट। ठीक है, तो जो शटडाउन का होता है ना, अगर जब से आप शटडाउन की बात जब करें तो आप ध्यान देंगे कि अगर शटडाउन करने की वजह से जो आपको लॉस हो रहा है वो लॉस देखिए, और अगर हम बिजनेस कंटिन्यू करते हैं और तब हमें जो लॉस हो रहा है आप कंपेयर करिए। अगर शटडाउन करने की वजह से जो लॉस हो रहा है वो हमारा कम है और हम अगर बिजनेस चलाते हैं तो जो लॉस होता है वो ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये फेवरेबल है कि भाई आप बंद कर लीजिए अपना बिजनेस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि शटडाउन करना और प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप करना दोनों एक चीज नहीं होती है। ठीक है, शटडाउन करना एक अलग चीज हो गई और पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ड्रॉप करना या प्रोडक्शन स्टॉप करना किसी एक प्रोडक्ट की, वो एक अलग चीज हो गई। क्यों? अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को स्टॉप करते हैं, किसी डिपार्टमेंट को बंद करते हैं या किसी प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप करते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जो उसकी फिक्स कॉस्ट होती है वो हम रिमेनिंग के प्रोडक्ट पे एलोकेट करा के इसे रिकवर कर लेते हैं, राइट। लेकिन अगर आप शट डाउन कर देते हैं तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो किसी से रिकवर नहीं होने वाली, वो उस कंसर्न को बियर करना पड़ता है, वो उस कंसर्न की लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि शट डाउन करना एक अलग चीज हो गई और प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप करने का डिसीजन लेना एक अलग चीज हो गई। तो हम शट डाउन का डिसीजन कब लेंगे, प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप करने के लिए हम किन चीजों को फोकस करेंगे, इस तरीके से हम सारे डिसीजन को देख चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये पूरा हेल्प करता है मैनेजरियल डिसीजन लेने में। कौन? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी मैनेजमेंट की डिसीजन लेने में। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।